अध्याय 27। हर एक की रात। हाँ, ऐसे ही। अपनी बाह को थोड़ा ऊपर उठाओ और अपनी कलाई को थोड़ा ढीला पकड़ो। स्पैरिंग सत्र के बाद आइरीन ने मेरी समग्र तकनीक और मुद्रा को सुधारने में काफी समय बिताया। वास्तव में वास्तविक युद्ध का अनुभव करने से छोटी छोटी बातें भी सामने आ जाती हैं जो पहले अनदेखी थीं। मार्शल आर्ट उपन्यासों में नायक को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के बाद ज्ञान प्राप्त होता है। क्या मैं भी ऐसा ही अनुभव कर रहा था? क्या यह इसी तरह किया जाना चाहिए? हाँ, यही सही मुद्रा है। जब आप अपने से बड़े कद वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हों तो अपने पैरों को थोड़ा और फैला लें। आइरीन न केवल कुशल थी बल्कि शिक्षण में असाधारण रूप से प्रतिभाशाली भी थी। उन्होंने अनावश्यक रूप से कठिन शब्दों का प्रयोग किए बिना मेरी समझ के स्तर पर चीजों को समझाया। इस स्तर के सुधार के साथ मैं इसे वास्तविक युद्ध में सीधे लागू कर सकता था। खैर, कल आमने सामने की मुलाकात है। मुझे इस नए ज्ञान का तुरंत इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद आइरीन, आप सचमुच एक अद्भुत शिक्षिका हैं। मैंने तहे दिल से आभार व्यक्त किया। बोलते हुए आइरीन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। नहीं थियू, तुम ही सबसे बेहतरीन हो। पिछली बार भी तुमने इतनी जल्दी सीख लिया था। तुम्हें क्या हुआ? क्या अचानक कोई शक्ति जाग गई? यह कोई जागृति नहीं है, लेकिन मुझमें एक नया गुण विकसित हुआ है। ओह, ये कैसी विशेषता है? यह एक ऐसी विशेषता है जो मेरे अवलोकन कौशल को बेहतर बनाती है। जब से मैंने इसे प्राप्त किया है, मेरे लिए अपने विरोधियों की गतिविधियों को पढ़ना आसान हो गया है। मैंने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि मुझे जो विशेषता प्राप्त हुई वह पर्यवेक्षक की दृष्टि थी। मैं भविष्य में नई नई विशेषताएं प्राप्त करता रहूंगा, इसलिए मैं हमेशा उनका खुलासा नहीं कर सकता। अतिरिक्त विशेषताएं जो मैंने प्राप्त की हैं वे हैं मैजिक नुलिफिकेशन और ऑब्जर्वर आई, कुल मिलाकर 2। इस बिंदु तक तो लोग समझ सकते थे, लेकिन 3 या इससे अधिक के साथ कोई भी मुझ पर संदेह करने लगेगा। वे ये भी कह सकते हैं कि मैंने किसी राक्षस के साथ सौदा कर लिया है। इसके अलावा विशेषता मूल्यांकन प्राप्त करने से पहले व्यक्ति स्वयं भी यह नहीं जान सकता कि यह क्या है। आंकड़े और गुण मूल्यांकन सेवाएं पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं हैं। कई सेवाएं ऐसी हैं जो गलत परिणाम देती हैं। हालांकि एलिनिया अकादमी की मूल्यांकन सेवा महाद्वीप पर सबसे सटीक है। ये लगभग स्टेटस स्क्रीन जैसा ही है। बेशक इसका इस्तेमाल हर सेमेस्टर में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। खैर, मैं कभी भी अपनी स्थिति स्क्रीन की जांच कर सकता हूं। ये विचार करते हुए आइरीन ने सिर हिलाया और कहा, यह एक बहुत ही उपयोगी गुण लगता है। अगर आपकी अवलोकन क्षमता अच्छी है तो इसे सिर्फ तलवारबाजी में ही नहीं बल्कि अनगिनत तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर, चलिए आज के लिए यही समाप्त करते हैं। बेहतर होगा कि आज मैंने जो सिखाया है उसमें महारत हासिल करें और अगले पाठ की ओर बढ़ें। हाँ, ये सही लगता है। समझ गया। और अभी एक ही प्रतिद्वंद्वी के साथ लगातार अभ्यास करना ठीक नहीं है। आपकी तलवार उस व्यक्ति के अनुसार ढल जाएगी। फिलहाल अलग अलग लोगों के साथ अभ्यास करने की कोशिश करो। मैं ऐसा करूंगा, धन्यवाद। अभी के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग छोड़ देना ही बेहतर है। जैसा कि आइरीन ने कहा, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। कल से व्यावहारिक मूल्यांकन शुरू हो रहा है, इसलिए मेरी स्थिति का प्रबंधन करना बेहतर विकल्प होगा। रात के 8 बज चुके हैं। मैं प्रशिक्षण मैदान पर लगभग 4 बजे पहुंचा था, यानी मुझे यहाँ लगभग 4 घंटे हो गए हैं। समय उड़ गया। अगर मैं खाना खाऊं, नहाऊं और दूसरे काम करूं तो रात के 10 बज जाते। पहले मुझे खाना खाना है। मैंने आइरीन की तरफ देखा। आइरीन, जैसे ही हमारी नजरें मिली, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और वो शर्म से मुस्कुरा दी। ये ऐसी मुस्कान थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ, आइरीन अपनी मुस्कान के साथ कुछ अलग ही लग रही थी। शायद मुस्कुराता हुआ चेहरा ही लड़कियों के लिए सबसे अच्छा मेकअप होता है। मैंने बोलना जारी रखा, क्या आप साथ में खाना खाना चाहेंगे? ओह, क्या अभी कोई जगह खाली है? हो सकता है कि प्रशिक्षण मैदान के पास वाला जर्जर रेस्तरां अभी भी खुला हो। अगली बार ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना चाहती। कृपया गलतफहमी न पालें, लेकिन अकादमी में आने के बाद पहली बार साथ में खाना खाने के लिए मैं कोई अच्छी जगह पसंद करूंगी। ठीक है, मैं समझ गया। आइरीन से अलग होने के बाद मैंने पास के एक जर्जर रेस्तरां में अकेले ही खाना खाया। मेनू में मांस और सब्जियों से बना सूप और सब्जियों व सॉसेज से भरा एक लंबा सैंडविच शामिल था। मैंने एक चम्मच सूप लिया, उसे निगल लिया और फिर सैंडविच को चबाया। जैसी कि उम्मीद थी, इसकी तुलना एमी के खाना पकाने के स्वाद से नहीं की जा सकती। यद्यपि वे देखने में एक जैसे थे, लेकिन स्वाद में काफी अंतर था।
अपना भोजन समाप्त करने के बाद मैं गाड़ी से वापस छात्रावास की ओर चला गया। शायद मेरी बार बार की गई विनती काम कर गई थी कि वह मेरा इंतजार न करे, क्योंकि एमी कहीं नहीं मिली। हालांकि वह अपने कमरे में इंतजार कर रही होगी। मैंने तुरंत स्नान किया और अपने बिस्तर पर लेट गया। सुबह मुझे प्रोफेसर मारी के दफ्तर जाना था। मुझे शायद सामान्य से 1 घंटा पहले उठना पड़ता। इसमें ज्यादा कुछ नहीं बचा है। मैंने बची हुई पारंपरिक ओर्क औषधि को पानी में मिलाया, उसे पूरा पी लिया और सो गया। मुझे आश्चर्य है कि थियो सुरक्षित वापस आ गया होगा या नहीं। नहाने के बाद आइरीन बिस्तर पर लेट गई और अपने कंबल को कसकर पकड़ लिया। बेशक मुझे खुश होना चाहिए कि वह तेजी से सीख रहा है, फिर भी मन में अफसोस की भावना बनी रही। थियो की सीखने की क्षमता के कारण वह इस सेमेस्टर में ही उसकी सभी तकनीकों में निपुणता हासिल कर सकता है। यदि ऐसा हुआ तो उनका एक कनेक्शन गायब हो जाएगा। क्लब की गतिविधियां प्रतिष्ठा प्रबंधन के लिए हैं। अचानक थियो के शब्द याद आ गए। बेशक उसने झूठ नहीं बोला होगा। हालांकि यदि वह ऐसा नहीं भी चाहते तो भी महिलाएं स्वाभाविक रूप से उनके पास आ जाती। एक सुंदर दिखने वाला और प्रतिष्ठित वंश वाला कुलीन व्यक्ति। इसके अलावा उसकी कुशलता दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही थी तथा उसका व्यक्तित्व दयालु होता जा रहा था। स्वाभाविक रूप से उसके आसपास की महिलाएं उसे अपना स्नेह भेजती थीं। बेशक वह उसका मंगेतर था, लेकिन हीरो विभाग की लड़कियों का स्वभाव कुछ आक्रामक था। मंगेतर होने के बावजूद वे फिर भी उससे संपर्क कर सकते थे। आइरीन को खुद कई बार स्वीकारोक्ति मिल चुकी थी। उसे विश्वास था कि वह नहीं मानेगा, लेकिन उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी। अचानक उसके दिमाग में ये कहावत कौंधी कि जिस पेड़ पर 10 बार प्रहार किया जाता है वह अंततः गिर ही जाता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अंततः अपने अशुद्ध विचारों को सुलझा लेने के बाद आइरीन को पछतावा हुआ। क्या मुझे उसके साथ खाना खा लेना चाहिए था? लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। उसे डर था कि वह इसे अस्वीकृति के संकेत के रूप में लेगा, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि एलेनिया अकादमी में प्रवेश के बाद उनका पहला भोजन एक जर्जर रेस्तरां में हो। ऐसा इसलिए नहीं था कि आइरीन को महंगे खाने का शौक था। वह आमतौर पर छात्रों के कैफेटेरिया में सादा खाना खाती थी। हालांकि वह एक रेस्तरां में एक नियुक्त वेटर के साथ पहली बार भोजन करना चाहती थी। एक तरह से इसे उनकी पहली डेट माना जा सकता है। बेशक कोई भी चीज बहुत अच्छी होगी अगर वह उसके साथ हो। खैर, उन्होंने कहा कि वे अगले हफ्ते नाइट डिपार्टमेंट का दौरा करेंगे। फिलहाल आइरीन ने खुद को आश्वस्त किया कि यह पर्याप्त था और सो गई। प्रथम हीरो विभाग का छात्रावास, जहां कक्षा के केवल शीर्ष 10 छात्रों को ही रहने की अनुमति है। पील के कमरे के अंदर, जो अपनी कक्षा में दूसरे स्थान पर थी। समय बीत चुका था और अब 11 बज चुके थे। आमतौर पर पेल अब तक सो चुकी होती, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। ऐसा अगले दिन होने वाले आमने सामने के द्वंद्वयुद्ध की वजह से था। पेल थियो को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देने की योजना बना रहा था। एक पर एक द्वंद्वयुद्ध के दौरान छात्रों ने स्वतंत्र रूप से जोड़े बनाए और एक दूसरे के साथ द्वंद्वयुद्ध किया। पहले सेमेस्टर की यादें ताज़ा हो गईं। पहले सेमेस्टर के छठे हफ्ते के बाद पेल को नीके के अलावा कोई और द्वंद्वयुद्ध प्रतिद्वंद्वी नहीं मिल रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि एक बार उसके साथ द्वंद्वयुद्ध करने के बाद सभी प्रतिद्वंद्वी घबरा गए थे और उनकी लड़ने की भावना खत्म हो गई थी। सेमेस्टर के पहले एक पर एक द्वंद्वयुद्ध में पेल ने 10 से अधिक सहपाठियों को हराया। बेशक कुछ सहपाठी ऐसे भी थे जिन्होंने प्रतिस्पर्धात्मक भावना से उसे चुनौती दी, लेकिन छठे सप्ताह के बाद ऐसे छात्र नहीं रहे। उन्हें बस विस्मय की भावना महसूस हुई और उन्होंने समान कौशल वाले सहपाठियों के साथ जोड़ी बना ली। इसलिए पेल के पास केवल नीके के साथ द्वंद्वयुद्ध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय के विपरीत पेल ने पीछे हटने वालों को दोष नहीं दिया। ऐसा उन्होंने अपनी सीमाओं को जानने और अपनी मानसिक स्थिति की रक्षा करने के लिए किया था। वह केवल यही आशा कर सकती थी कि, जैसा कि थियो ने कहा था, वे अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। पेल ने मन ही मन बुदबुदाया, क्या वह इसे स्वीकार करेगा? उसे लगा कि अगर उसने मना कर दिया तो उसे दुख होगा। पेल अपनी भावनाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहती थी। पिछले शुक्रवार को जब से उसे डांटा गया था, तब से वह लगातार परेशान रहती थी। शुरू में वह प्रशिक्षण स्थल पर ही उससे स्वाभाविक रूप से पूछना चाहती थी, लेकिन वह कभी नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है। इसलिए उसने बातचीत शुरू करने की कोशिश की और पूछा कि वह क्यों नहीं आया, लेकिन वह क्लब की गतिविधियों में चला गया। आश्चर्य की बात यह है कि वह लड़ाई संबंधी क्लब के बजाय फूडी एक्सप्लोरेशन क्लब में शामिल हो गए। मैं उस बेवकूफ से नहीं, थियो से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं।
उसने सोचा कि यदि उनके बीच उचित द्वंद्व युद्ध हो तो वह उसके विश्वासों के बारे में कुछ विशेष महसूस कर सकेगी। वह विचार अटकलों से निश्चितता में बदल गया था। अब तक जिन लोगों को उसने हराया था उनसे उसे कभी कोई विशेष अनुभूति नहीं हुई थी। उसने नीके से केवल ये भावना महसूस की थी कि मैं उससे आगे नहीं निकल सकती जिसे वह हरा नहीं सकती थी। कितना कष्टप्रद। आधी रात को बिना सोए उसके बारे में सोचते रहना घुटन भरा था। बेशक अगर थियो द्वंद्वयुद्ध से इनकार कर देता तो वह नाराज नहीं होती। आखिरकार यह एक नेकदिल प्रतिस्पर्धी भावना थी। थियो के विपरीत, जिसका भी कुलीन वंश था, पील में ट्विस्टेड नोबल की गरिमामयी विशेषता नहीं थी। चलो अभी सोते हैं। वह स्वीकार करता है या नहीं यह उस पर निर्भर है। पेल ने अंततः सोने से पहले अपनी 507वीं भेड़ें गिनी। 4/4। उफ, मैं थक गया हूँ। अध्याय के पुनर्संपादन का इंतजार नहीं कर सकता। रविवार को 3 बोनस अध्याय। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 28। सबकी नजरें मुझ पर। एक काइरेन जेना महाद्वीप पर अनेक राष्ट्र विद्यमान हैं, जिनमें साम्राज्य, राज्य और डची शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ग्रेट फॉरेस्ट और ज्वालामुखी क्षेत्र जैसे कई अनदेखे क्षेत्र अभी भी अनदेखे हैं। वर्तमान में महाद्वीप पर शासन करने वाली मुख्य शक्ति नायक है। यद्यपि अतीत में बड़े कुलीन परिवारों द्वारा उन पर नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन समय के साथ साथ नायकों, अपार शक्ति वाले महामानवों का प्रभुत्व बढ़ता गया। अब उच्च पदस्थ कुलीनों द्वारा अपने बच्चों को नायक बनने के लिए अकादमियों में भेजना स्वाभाविक माना जाता है। अधिकांश सक्रिय नायक किसी गिल्ड से संबद्ध हैं। पूरे महाद्वीप में 500 से अधिक संघ फैले हुए हैं। परिणामस्वरूप संघ न केवल बड़े साम्राज्यों और राज्यों में बल्कि दूरदराज के क्षेत्रों में छोटी छोटी डचियों में भी मौजूद हैं। हालांकि प्रत्येक गिल्ड की ताकत बहुत भिन्न होती है। कुछ कमजोर गिल्ड में केवल एक ही नायक होता है, जबकि बड़े गिल्ड में 100 से ज्यादा नायक होते हैं। इनमें अटारेक्सिया भी शामिल है, जो महाद्वीप पर समग्र गिल्ड रैंकिंग में 7वें स्थान पर है तथा रोडेमियन साम्राज्य में प्रथम स्थान पर है। अटारेक्सिया एक अद्वितीय गिल्ड है जो शीर्ष 10 गिल्डों में तीव्र गति से विकसित हुआ है। अटारेक्सिया का तीव्र विकास गिल्ड मास्टर और वर्तमान रैंकिंग 3 नायक हेलो और उनके सहयोगी मुख्य प्रशासक हेली द्वारा हासिल किया गया था। अटारेक्सिया में केवल 13 हीरो हैं, जिनमें गिल्ड मास्टर हॉलो भी शामिल है। 100 से ज्यादा सदस्यों वाले दूसरे शीर्ष गिल्डों की तुलना में यह एक छोटा समूह है। इसी के अनुरूप अटारेक्सिया का नारा है, सब एक के लिए। वे अपने सहयोगी नायकों की विशेषताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यानपूर्वक विचार करते हैं और उन्हें सर्वोत्तम सहायता और संपूर्ण देखभाल प्रदान करते हैं। परिणामस्वरूप कई नायक अटारेक्सिया के लिए काम करना चाहते हैं। हालांकि गिल्ड में केवल 13 स्वीकृत पद हैं। रविवार रात्रि रोडेमियन साम्राज्य की राजधानी में स्थित अटारेक्सिया गिल्ड भवन के बाहरी भाग से एक राजसी और रहस्यमयी आभा निकलती थी। राज्य के भीतर यह शाही महल के बाद दूसरी सबसे बड़ी इमारत थी। इन सब के बीच मुख्य प्रशासक हेली के कार्यालय की लाइट रविवार को भी जलती रही। नीके को वाकई बहुत ध्यान मिल रहा है, हेली ने अपने हाथ में रखी रिपोर्ट देखते हुए कहा। उसकी समर्पित सचिव ने उत्साह से जवाब दिया। हाँ, मुख्य प्रशासक नीके एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन उसमें जबरदस्त प्रतिभा है जो महाद्वीप के सबसे महान प्रतिभाशाली रयुग के बाद से नहीं देखी गई। महाद्वीप भर के सभी संघ उसमें गहरी रुचि दिखा रहे हैं। क्या पेल के लिए भी यही बात है? हाँ, हालांकि पेल की प्रतिभा नीके से थोड़ी कम है, फिर भी वह अन्य छात्रों की तुलना में अत्यधिक प्रतिभाशाली है। कई अन्य संघ भी उसमें गहरी रुचि दिखा रहे हैं। अच्छा ऐसा है। हेली ने रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ा। इस साल एलेनिया अकादमी के हीरो विभाग के प्रथम वर्ष के छात्रों में नीके और पील के अलावा कई असाधारण प्रतिभाएं शामिल थीं। हेली ने रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और ध्यान रखा कि कोई भी छूट न जाए। मैक्स, ये छात्र बहुत अजीब है। हाँ, उन्होंने पूरे मैच के दौरान केवल बचाव किया और परिणामस्वरूप खेल के बाद उन्हें हूटिंग का सामना करना पड़ा। चूंकि वे कक्षा में 51वें स्थान पर हैं, इसलिए वे सर्वोच्च प्राथमिकता वाले नहीं हैं। हालांकि सक्रिय सदस्यों में भी ऐसी उत्कृष्ट रक्षात्मक क्षमता दुर्लभ है। कृपया उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उम्मीदवार के रूप में पदोन्नत करें। दस्तावेजों को पलटते हुए हेली की निगाहें एक विशेष स्थान पर स्थिर हो गईं। थियो लिन वाल्डेक, ये छात्र 181वें स्थान पर है, लेकिन उसने 37वें स्थान वाले छात्र को हरा दिया। हाँ, घटनास्थल पर मौजूद हमारे एजेंट के अनुसार थियो ने मैच पर पूरी तरह से अपना दबदबा बनाए रखा, लेकिन उसके आंकड़े तो औसत दर्जे के हैं और कोई विशेष गुण नहीं है। खैर, वह एक वाल्डेर्क है, इसलिए उसने शायद एक नया गुण प्राप्त कर लिया है। ऐसा लगता है कि यह एक बहुत ही विशेष गुण है।
मुझे भी ऐसा ही लगता है। सेक्रेटरी ने सिर हिलाया। हेली ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिका ली और एक पल के लिए सोच में डूब गई। अगर उसने मास्टर स्तर की विशेषता भी हासिल कर ली होती तो भी इतनी तेजी से विकास असंभव होता। तो उसने क्या किया? किसी कलाकृति का भी कोई निशान नहीं है। संभावित नायकों के प्रोफाइल की जांच करने के अपने 30 वर्षों के अनुभव में उन्होंने पहले कभी ऐसा मामला नहीं देखा था। उसमें एक संदिग्ध मगर रहस्यमयी गंध थी। अपने विचारों को व्यवस्थित करते हुए हेली बोली, थियो की वर्तमान प्राथमिकता स्थिति क्या है? फिलहाल उन्हें किसी भी विचार में शामिल नहीं किया गया है। तो फिर कृपया उसे उच्च प्राथमिकता वाले उम्मीदवार के रूप में शामिल करें। आखिरकार वह इस प्रोफाइल बैच में सबसे आकर्षक छात्र है। समझ गया। क्या आप कुछ और काम सौंपना चाहेंगे? नहीं, मुझे माफ करना कि मैंने छुट्टी के दिन भी तुम्हें एक बुरे बॉस की तरह काम करवाया। अब घर जाओ, भले ही देर हो चुकी हो। कोई बात नहीं, मैं अब विदा लेता हूँ। मुख्य प्रशासक सचिव हेली के कार्यालय से चले गए। एक आह भरते हुए हेली अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी और अपने मुंह में सिगार जला लिया। जब मैं खुद देखूंगा तो पता चल जाएगा, चाहे वह वाइवन हो या ड्रैगन। हेली ने अपनी थकी हुई आंखें बंद कर लीं और सिगार से एक गहरा कश लिया। अगले दिन सोमवार को मैं सामान्य से 1 घंटा पहले जाग गया। मेरा शरीर हल्का महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी तरह ठीक हो गया हूं। कल मुझे एक और बड़ा फायदा हुआ, ओवरलोड का अतिरिक्त प्रभाव अनलॉक हो गया था। अब मैं इसे 10 सेकंड या 1 मिनट तक जैसे चाहूं इस्तेमाल कर सकता था। बेशक मुझे इसकी कीमत इस्तेमाल की अवधि पर निर्भर करती थी। अगर मैं इसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए इस्तेमाल करता तो शायद अगले दिन मैं सामान्य रूप से घूम फिर पाता। महान। स्कूल पहुंचने के तुरंत बाद मैं प्रोफेसर मारी के कार्यालय की ओर चल पड़ा। मारी के दफ्तर के सामने मुझे अंदर हलचल का एहसास हो रहा था, हालांकि सुबह का समय था। जैसी कि उम्मीद थी वो वहां मौजूद थी। दरवाजा खटखटाने से पहले मैंने सोचा उसे मेरी किस काम में मदद की जरूरत हो सकती है। मुझे नहीं पता था क्योंकि मैंने मूल काम में ऐसा अनुभव नहीं किया था। फिर भी अगर मुझे लगा कि यह एक उचित निवेश है तो मैं मदद करने को तैयार था। मारी एक महत्वाकांक्षी और ऊर्जावान नई प्रोफेसर थी। उसका कर्ज चुकाना भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। अंततः जब मुझे मदद की आवश्यकता होगी तो वह कम से कम एक बार मेरी मदद करेगी। ये बात ध्यान में रखते हुए मैंने उसके कार्यालय का दरवाजा खटखटाया। अंदर आओ टिल्डा, अंदर से मारी की आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत दरवाजा खोला और अंदर चला गया। स्वागत है थियो। मारी ने बड़ी मुस्कान के साथ मेरा स्वागत किया। ढेर सारी किताबों से भरी एक बड़ी मेज ने मेरा ध्यान खींचा। मारी ने अपनी सामान्य साधारण पोशाक नहीं पहनी थी, बल्कि युद्ध के कपड़े पहने थे जो उसके कामुक शरीर को और भी उभार रहे थे। क्या ये व्यावहारिक मूल्यांकन के कारण है? कमरे का जल्दी से जायजा लेने के बाद मैंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और उसका अभिवादन किया। प्रोफेसर, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन मैं व्यस्त हो गया और थोड़ा देर हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरी दाढ़ी लगभग बढ़ गई। तुम कैसी चाय लोगे? आप जो भी पीते हैं कृपया। ठीक है, सोफे पर बैठ जाओ और एक पल रुको। मारी खड़ी हुई और उसने पानी उबालने के लिए एक जादुई उपकरण का इस्तेमाल किया। उच्च मूल्य वाला जादुई उपकरण जो इंडक्शन कुकटॉप जैसा दिखता था, सभी प्रोफेसरों को प्रदान किया गया। सावधान रहो, ये गर्म है। इसे धीरे धीरे पियो। मारी ने मेरे सामने एक चाय का कप रखा। मैंने उसे उठाया और एक कश लिया। ये पुदीने वाली चाय थी। मुझे इससे नफरत थी। अपनी अभिव्यक्ति को बनाए रखते हुए मैंने अपना मुंह खोला। आप क्या चर्चा करना चाहते थे? खैर, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैं एक शोध परियोजना पर काम कर रहा हूँ और मुझे आपके इनपुट की जरूरत है, थियो। पिछली कक्षा में आपका जवाब सुनने के बाद मुझे अपने शोध की पूरी दिशा बदलनी पड़ी। मारी ने पुदीने की चाय से अपने होठों को गीला किया और बोलना जारी रखा। हालांकि उन्होंने कहा कि वह सीधे मुद्दे पर आएंगी, लेकिन मारी की कहानी काफी लंबी थी। संक्षेप में, वह चाहती थी कि मैं उसके चल रहे शोध में उसकी मदद करूं। उसने पहले ही इसकी रिपोर्ट कर दी थी और उसे सहायता राशि भी मिल गई थी, इसलिए अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये प्रकरण मूल कार्य में नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, भविष्य बदल गया था। मेरी उपस्थिति इस दुनिया पर मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा असर डाल रही थी, मानो तितली के पंखों की फड़फड़ाहट हो। वैसे भी यह ऐसा काम है जिसमें मैं मदद कर सकता हूं। यह कोई मुश्किल काम नहीं था। इसके अलावा मारी का व्यक्तित्व ऐसा था कि वह हमेशा अपना कर्ज चुका देती थी।
मुझे इस अवसर का उपयोग अपने कर्ज चुकाने के लिए भी करना चाहिए। गहरी सोच में डूबे होने का नाटक करते हुए मैंने अपनी बाहें पार की और बोला, बेशक मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन यह क्या है? इसमें मेरे लिए क्या है? मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो और मैं देखूंगा कि मैं उचित रूप से क्या कर सकता हूं। बेशक मैं तुम्हें शोध पत्र में सहलेखक के रूप में भी सूचीबद्ध करूंगा। ये निश्चित रूप से एक नायक के रूप में तुम्हारे भविष्य के करियर में मदद करेगा। मारी ने आंखें सिकोड़ ली और मुझे गौर से घूरने लगी। वह चाहती थी कि मैं पहले अपने पत्ते खोल दूं। इस समय बहुत अधिक मांग करना मूर्खता होगी। वास्तव में मुझे अभी ऐसी कोई चीज नहीं सूझ रही है जिसकी मुझे जरूरत हो। हाँ, मारी हैरान दिखी। मेरा मतलब है, मैं बिना किसी पारिश्रमिक के आपकी मदद करूंगा। मारी की आंखें इधर उधर घूम रही थीं। ये किसी गहरे विचार में डूबे व्यक्ति का भाव था। अब आगे बढ़ने का समय आ गया था। हालांकि अगली बार अगर मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़े तो कृपया मुझे मना मत करना। हालांकि आप मेरा नाम इसमें शामिल नहीं कर सकते। इस शोध पत्र में सिर्फ मैरी जेन का नाम ही शामिल होना चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति का। मारी ने अपनी ठुड्डी अपने हाथ पर टिका ली, सोच में डूबी हुई। आखिरकार उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। ठीक है, थियो लिन वाल्डेक, मैं तुम पर भरोसा करूंगा। बेशक मैरी जेन, मैंने दृढ़ता से उसका हाथ मिलाया। बोनस 1, ये बोन्स की बदौलत है। लेस देन 3 चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 29, सबकी नजरें मुझ पर। 5वें सप्ताह के दौरान व्यावहारिक पाठ सोमवार, बुधवार और गुरुवार को आयोजित किए गए कुल 3 दिन। सोमवार को सुबह की सैद्धांतिक कक्षा ने छात्रों को सप्ताहांत के बाद समायोजित होने में मदद की। हालांकि बुधवार और गुरुवार को सुबह से लेकर दोपहर तक व्यावहारिक पाठों में ही पूरा दिन व्यतीत हुआ। सुबह की सिद्धांत कक्षा जल्दी ही समाप्त हो गई। दोपहर 1 बजे आमने सामने के मुकाबलों का समय था। आधिकारिक व्यावहारिक मूल्यांकन की शुरुआत। आमने सामने की ये द्वंद्वात्मक प्रतियोगिताएं सामान्य व्याख्यान भवन के बजाय हीरो विभाग के भीतर एक विशाल खुले स्थान पर हुई। जो छात्र पहले से ही जोड़ी बना चुके थे, उन्होंने अपने द्वंद्व युद्ध शुरू कर दिए। मेरा कोई पूर्व निर्धारित साथी नहीं था। उस पल में, थियो, अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तो क्या आप मैच खेलना चाहेंगे? नोक्टर मेरे पास आया। नहीं, मैं एक नए प्रतिद्वंद्वी का सामना करना चाहता हूं। अच्छा रवैया है, थियो। एक सच्चे उत्कृष्ट योद्धा को विभिन्न विरोधियों का सामना करने से नहीं डरना चाहिए। मैं भी कोई दूसरा प्रतिद्वंद्वी ढूंढ लूंगा। इसके साथ ही नोक्टार ने लिजिडमैन छात्रों के एक समूह से संपर्क किया। उसने उस व्यक्ति को उकसाया जो नेता लग रहा था, और उन्होंने तुरंत द्वंद्वयुद्ध शुरू कर दिया। मुझे किसका सामना करना चाहिए? जैसा कि आइरीन ने बताया, विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न प्रकार के द्वंद्वयुद्ध करना लाभदायक होता है। ईमानदारी से कहूं तो मैं अपने जादुई शून्यकरण से एंड्रू को भी हरा सकता हूं, जो 9वें स्थान पर है, इसलिए मैं अभी जादूगरों से बचूंगा। बेहतर होगा कि जादुई शून्यकरण राज ही रहे। बेशक जरूरत पड़ने पर मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। मैंने गैर जादूगर छात्रों के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण किया। परिचित चेहरे दिखाई दिए। आयशा, जो एंड्रू के अवरोध पर लगातार मन के तीर चला रही थी, एशिल्ड, जिसे जंग वूही द्वारा पुनः पराजित किया जा रहा था, तथा राल्फ, जो एक ओर्क के साथ शक्ति संघर्ष में लगा हुआ था, सभी वहां उपस्थित थे। और तुम अपनी ताकत का इस तरह इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? हा। क्या तुम और वजन नहीं बढ़ा सकते? तुम हरे सुअर हो। तुम तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। हा। एक सच्चा योद्धा मजबूत और शक्तिशाली होना चाहिए। तुम 2 पैरों वाले छिपकली। नोक्टार पहले से ही लिजिडमैन नेता को पीछे धकेल रहा था। उनके पसीने से तर 2 मीटर लंबे शरीरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। उन्हें देखकर मेरे अंदर एड्रेनालाइन का संचार हुआ। मैंने नीके को भी देखा। लेकिन नीके पील से द्वंद्वयुद्ध नहीं कर रहा था, वह मैक्स का सामना कर रहा था। आमतौर पर नीके और पेल एक सेट होते हैं। पाबाबाक। नीके के अभ्यास भाले ने बार बार मैक्स की टावर ढाल पर प्रहार किया। पेल दूर से दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वह बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। खैर, कौन उसका सामना करना चाहेगा? पेल कोई दया नहीं दिखाती, अपने विरोधियों को पूरी तरह कुचल देती है। उसके मन में कमजोरों पर दया करना धोखा है। जब मैं ये सोच रहा था, मेरी नजरें पीएल से मिली। फिर वह मेरी ओर चली आई। मेरे पास आते हुए पेल थोड़ा हिचकिचाया और फिर बोला, अरे चलो मैच खेलते हैं। बेशक मैं इसके लिए तैयार हूं। यह एक महान अवसर है। अब मेरी मानसिकता कमजोर नहीं रही। मैं कुछ समय से प्रबुद्ध हो गया हूं।
और आमने सामने के मुकाबलों का मानक जीत नहीं बल्कि स्वयं का अधिक विकसित संस्करण प्रदर्शित करना है। ठीक है, मैंने अभ्यास के लिए तलवार हाथ में पकड़ ली। पेल, जो आश्चर्यचकित लग रहा था, ने जल्द ही अभ्यास के लिए तलवार पकड़ ली। मैं नहीं चाहता था कि मुझे पहले अंदर जाने के लिए कहा जाए, इसलिए मैंने पहल की। क्या मैं पहले अंदर जा सकता हूँ? बिल्कुल, बेझिझक अंदर आ जाओ। पेल आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मैं तुम्हारे चेहरे से वह आत्मसंतुष्ट भाव मिटा दूंगा। आइरीन से सीखी तलवारबाजी को याद करते हुए मैंने पेल पर हमला किया और 10 सेकंड के भीतर मैं जमीन पर लौट रहा था। हे, पेल ने संतुष्ट भाव से थियो की ओर देखा, जो उससे कम से कम एक सिर लंबा था। कुछ ही समय में थियो 7 बार गिर चुका था, लेकिन बार बार उठ खड़ा हुआ। वाह, वह एक बार फिर जल्दी से उठ गया। तुम सचमुच हार नहीं मानते, है ना? यह थियो को एक पंचिंग बैग के रूप में व्यवहार करने के बारे में नहीं था। पेल को बस उसकी आंखों में अभी भी जलती हुई आग पसंद थी। मैं फिर आ गया हूं। किसी भी समय। थियो ने फिर से पेल पर हमला किया, लेकिन 1 मिनट से भी कम समय में वह वापस जमीन पर आ गया। आह, ओह! थियो ने अपने पेट को पकड़ लिया जहां लेटे हुए तलवार ने उसे मारा था। यदि यह अभ्यास हथियार न होता तो वह पहले ही कई बार मर चुका होता। लेकिन थियो ने उल्टी की इच्छा को सहन किया और फिर से उठ खड़ा हुआ। अचानक छात्रों ने अपना द्वंद्व रोक दिया और पेल और थियो की ओर देखा। यहां तक कि प्रोफेसर मारी, जो प्रभारी थे, भी उन्हें दिलचस्पी से देख रहे थे। पेल ने एक बार फिर संतुष्टि के साथ थियो की ओर देखा। उनमें निश्चित रूप से असाधारण उत्साह और दृढ़ता है। उनकी युद्ध भावना भी असाधारण थी। उन्होंने पहले भी उन हमलों के प्रति अपनी सतर्कता बनाए रखी तथा जवाबी हमला किया। बेशक वह अभी भी पूर्णता से कोसों दूर है। पेल ने संतुष्टि का एहसास करते हुए मुस्कुराया। थियो के खिलाफ मैच का प्रस्ताव एक उत्कृष्ट विकल्प था। मैं फिर आ रहा हूं। थियो की आंखें पीएल को गौर से देख रही थीं। उसकी लाल आंखों में गुस्सा उबल रहा था। बिल्कुल, पेल ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया और थियो ने पुनः आक्रमण किया। लेकिन इस बार थियो बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा था, जिससे यह विश्वास करना कठिन हो रहा था कि वह वही व्यक्ति था जो पहले संघर्ष कर रहा था। हालांकि पेल ने जल्दी ही थियो की गति के अनुकूल खुद को ढाल लिया। 15 वर्ष की छोटी उम्र में उसके पास 3 मास्टर स्तर के गुण थे: मन शासक, हथियार मास्टर और तलवार मास्टर। वह सचमुच देवताओं की कृपा पात्र थी। ब्रेक के दौरान घर लौटने के बाद ये पहली बार था जब उसने लॉन्गस्वॉर्ड का सामना किया था। वह सनकरा कदम, ढीली पकड़ी कलाई, तलवारबाजी परिचित लग रही थी। जैसे ही पीएल ने थियो की तलवार को रोका, उसने अपनी तलवार उसकी छाती की ओर बढ़ा दी। वूश! उसकी पतली तलवार ने लगातार 4 बार तेजी से वार किया। हालांकि उसे कोई प्रतिरोध महसूस नहीं हुआ। किसी तरह थियो ने वार को टाल दिया और अपनी तलवार को इतनी ताकत से घुमाया कि पेल का शरीर 2 टुकड़ों में बंट गया। हवून! प्रशिक्षण क्षेत्र में हवा के फटने की आवाज गूंज रही थी। तथापि ताकत अच्छी है, लेकिन यह अभी भी धीमी है। मानवीय लड़ाइयों में गति सर्वोपरि थी। पेल बाल बाल तलवार से बच गया। इसके साथ ही थियो से निकलने वाली विस्फोटक गति गायब हो गई। पेल ने अवसर का लाभ उठाया। धम्म! पतले अभ्यास हथियार ने थियो की जांघ को छेद दिया। मेरी हार हुई। जमीन पर घुटने टेकते हुए थियो ने तुरंत हार स्वीकार कर ली। पीएल ने उसकी बारीकी से जांच की। उसमें वाकई बहुत बढ़िया खूबी है ना? फिर वो 181वें नंबर पर क्यों है? फिर उसने वह प्रश्न पूछा जो पहले उसके मन में आया था। अरे, तुमने तलवारबाजी पहले कहाँ से सीखी थी? मैंने यह अपनी मंगेतर से सीखा है। थियो का चेहरा कुछ थका हुआ दिखाई दिया। पेल की अभिव्यक्ति ठंडी बनी रही। क्या ऐसा है? फिर से मेरे पास आओ। नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं थक गया हूँ। ऐसा कहकर थियो प्रशिक्षण मैदान के कोने में स्थित एक बेंच पर लंगड़ाता हुआ चला गया। अरे चलो फिर से चलते हैं। ठीक है। जो छात्र थियो और पील के द्वंद्वयुद्ध को देख रहे थे, उन्होंने हथियार लेकर अपना प्रशिक्षण पुनः शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि राल्फ पर थियो की जीत महज संयोग नहीं थी। काश मैं एक और गुण प्राप्त कर पाता। अभ्यास करते समय छात्र अपनी परिस्थितियों पर विचार करते रहे। शीर्ष 30 रैंक वाले एक भी छात्र ऐसा नहीं था जिसे पेल ने पराजित न किया हो। यद्यपि 181वें स्थान पर काबिज थियो को 8 बार हराया जा चुका था, फिर भी वह लगातार उसे चुनौती देता रहा। अन्य छात्रों ने 1 या 2 प्रयास के बाद हार मान ली। क्या मैं थियो से भी बदतर हूँ? उस आदमी से। अगली बार जब हमारा एक प्रशिक्षण सत्र होगा तो मैं पेल को चुनौती दूंगी। थियो की लड़ाकू भावना उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा थी।
प्रोफेसर मैरी जेन ने प्रसन्न भाव से छात्रों को देखा। ओह, अपना पसीना पोंछते हुए पीएल ने थियो की ओर देखा, जो बेंच पर उखड़ू बैठा था। क्या मैं बहुत आगे निकल गया? क्या उसने थियो को एक दुर्गम दीवार का सामना करने की निराशा का एहसास कराया था? थियो का सिर नीचे झुका हुआ था, वह निराश था। वह भावना जो उसे पीएल को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती थी, लुप्त हो चुकी थी। आखिरकार थियो की तलवार ने पेल के कपड़ों को छुआ तक नहीं था। हालांकि उन्होंने अपनी लड़ाकू भावना नहीं खोई, और जिस तरह से वे लगातार हमला करने के लिए आगे आते रहे, वह काफी प्रभावशाली था। मैं अगली बार फिर उससे लड़ना चाहता हूँ। कुछ हद तक संतुष्ट मुस्कान के साथ पेल थियो के पास पहुंचा। अरे, क्या तुम ठीक हो? पीएल ने थियो के झुके हुए कंधों को थपथपाया, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऐसा लग रहा था कि थियो सचमुच परेशान था। उसका एक प्यारा सा पक्ष भी है। पेल ने हंसते हुए अपनी बात जारी रखी। अरे, कोई बात नहीं। यहां तुम्हारे जितना दृढ़ निश्चयी कोई नहीं है, मैं यह मानता हूं। लेकिन थियो ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैं बहुत आगे निकल गया? ऐसा लग रहा था कि उसने ऐसा किया था। उसके सभी सहपाठियों के सामने उसने उसे बेरहमी से हरा दिया था। यदि वह खिलौना होता तो बहुत पहले ही टूट गया होता। थोड़ा दोषी महसूस करते हुए पीएल ने अपनी हथेली से थियो की पीठ को धीरे से रगड़ा। अरे, मुझे माफ करना, ठीक है। चलो भी, स्पार हारने पर इतना परेशान मत हो। जस जस पेल थियो के करीब झुक गया, जिसका सिर अभी भी नीचे था, और फिर अविश्वास में बुदबुदाया। पागल कमीना। थियो सो रहा था, उसके चेहरे पर पुनर्तः शांतिपूर्ण भाव था। -2 बोन्स, एक बार फिर शुक्रिया। कैरेट चैप्टी का आनंद ले। अध्याय 30। सबकी नजरें मुझ पर। 3 दोपहर के व्याख्यान अंततः समाप्त हो गए, तथा सोमवार की सभी कक्षाएं समाप्त हो गईं। उफ, मैं अपनी जान को भींचकर सहन करने में कामयाब रहा। 10 सेकंड तक ओवरलोड का उपयोग करने से मेरे शरीर पर बुरा असर पड़ा। मैंने अपने कांपते शरीर को शांत किया और अपनी पलकों को बंद होने से बड़ी मुश्किल से रोका। सौभाग्य से द्वंद्वयुद्ध के बाद प्राथमिक उपचार और संकट प्रबंधन जैसे व्यवहारिक मूल्यांकन उतने शारीरिक नहीं थे, इसलिए मैं उन्हें सहन करने में कामयाब रहा। इसीलिए मैंने ओवरलोड का इस्तेमाल किया। फिर भी व्यवहारिक मूल्यांकन कठिन थे। यदि यह सिद्धांत की कक्षा होती तो मैं आराम से बैठ सकता था और अपने मन को भटकने दे सकता था। आह, मैं थक गया हूँ। चलो चलें। जरूर, छात्रावास के पास एक जगह है जहां बढ़िया चॉकलेट शेक मिलते हैं। क्या आप वहां रुकना चाहेंगे? सुनने में तो अच्छा लगता है। मैंने छात्रों को बातचीत करते सुना। क्या ये सभी व्याख्यानों में सुरक्षित रूप से उपस्थित होने का सुकून था? मेरा तनाव कम हुआ और नींद जल्दी ही मुझ पर हावी हो गई। लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आ रही है। आज सोमवार है, टैक्टिकल स्ट्रेटेजीज क्लब की नियमित बैठक का दिन। उपप्रयास, कम से कम 2 क्लबों में शामिल हों और सक्रिय रूप से भाग लें। इनाम, 2 दुकान सोने के सिक्के। मुझे सिर्फ 2 ही करने चाहिए थे। मैंने 3 क्यों चुने? इसके बावजूद इनाम बहुत लुभावना है। खैर, मैं कर ही दूंगा। जब मैं आयशा का पीछा करने के बारे में सोचता हूँ, जो मुझसे आगे निकल गई थी, यहाँ थियो नोकटार मेरे पास आता है और मुझे एक काला बैग थमाता है। बनावट को देखते हुए ये नोकटार जनजाति की पारंपरिक औषधि है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई मानसिक क्षमता थी। संयोगवश मैंने आखिरी किताब कल ही खत्म कर दी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भाग गया? मैंने सोचा था कि अगर आप इसे नियमित रूप से खा रहे होंगे तो अब तक आप इससे उबर चुके होंगे, इसलिए मैं कुछ ले आया। धन्यवाद। मैं क्लब की गतिविधियों के लिए जा रहा हूँ। मैं तुरंत आयशा के पीछे भागा। जल्द ही मैंने उसे एक बड़े पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठे देखा। मैंने अपनी सांस संभाली और उसके पास गया। वाह आयशा, देर से आने के लिए क्षमा करें। सच में थियो, तुम इतनी देर से क्यों आए? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। गाड़ी अभी अभी चली गई है, तो चलो धीरे चलें। समझ गया। नहीं, ठीक है, ठीक है। बस पहले की तरह समझ गया कहो। आह, लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ बुरा आदमी हूँ। जब हम हीरो विभाग के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने बस स्टॉप पर पहुंचे तो आयशा और मैंने लगभग 3 कदम की दूरी बनाए रखी। उफ, हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे मेरा शरीर हार मान लेगा। क्रमशः बड़ी मेहनत से मैं गाड़ी पर चढ़ गया। चूंकि अधिकांश छात्र पहले ही पिछली बस में चढ़ चुके थे, इसलिए अंदर शांति थी। उद्धरण चिन्ह। मुझे तेजी से नींद ने घेर लिया। मैंने आयशा से, जो मेरे पीछे तिरछी बैठी थी, यथासंभव विनम्रता से बात की। आयशा, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। हाँ,
जब हम पहुंचे तो कृपया मुझे जगा देना। आयशा ने मेरी ओर उलझन भरी नजरों से देखा। वह शायद मुझ पर इतना छोटा सा उपकार कर देगी, है न? मुझे आप पर विश्वास है। इसके साथ ही मैं तुरंत सो गया। आयशा ने थियो को, जो दूर बैठा था, उदास भाव से देखा। यद्यपि वे एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन करीब से जांच करने पर उनकी शक्ल अलग अलग थी। आयशा की विशेषता तीव्र दृष्टि सक्रिय हुई। वह चमकदार चांदी जैसे बाल, बेदाग सफेद गाल और नाजुक लंबी पलकें देख सकती थी। सीधी नाक और तीखी जबड़े की रेखा भी स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी नजरें उसकी ओर खींची चली गईं। वह किसी बौने कारीगर द्वारा बनाई गई सुंदर मूर्ति जैसा दिखता था। आयशा को थियो से नजरें हटाना मुश्किल हो रहा था, जो अपनी आंखें बंद किए हुए गोलाकार गाड़ी के कोने पर झुका हुआ था। सस सस, उसे उसकी सांसें याद आईं, जो उसने पूर्वी जंगल में सुनी थी। किसी तरह यह आरामदायक महसूस हुआ। जब वह सोता है तो वह बहुत प्यारा लगता है। वह थक गया होगा। पीएल के साथ द्वंद्व युद्ध के बाद उसका दिल टूट गया होगा। आयशा समझ गई, क्योंकि वह स्वयं पेल के साथ द्वंद्व युद्ध कर चुकी थी। यद्यपि वह छठे स्थान पर थी, लेकिन उसे पील, जो दूसरे स्थान पर थी, के विरुद्ध एक बहुत बड़ा अंतर महसूस हुआ। उसने उसे फिर कभी चुनौती नहीं दी, क्योंकि आगे के प्रयास से उसे केवल अपमान ही झेलना पड़ता। फिर भी वाल्डेर वंश के वंशज होने के नाते उनमें ऐसी ही भावना होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे परिवार का मुखिया बनना छोड़ देंगे। कितना समय बीत गया था। एक घोषणा हुई और छात्र गाड़ी पर चढ़ गए। चौंक कर आयशा ने तुरंत खिड़की से बाहर देखा, मानो वह और थियो अजनबी हों। हालांकि जब छात्रों का आना बंद हो गया तो आयशा ने फिर से थियो की ओर देखा। मेरा गला बहुत सूखा हुआ महसूस हो रहा है। उफ सोने की मुद्रा के महत्व को समझते हुए मैं अपनी नींद से जाग गया। चारों ओर देखने पर पता चला कि मैं अभी भी गाड़ी के अंदर ही था। इससे पहले कि मैं सो जाता, अब वह जगह छात्रों से भरी हुई थी। और मैंने देखा कि आयशा अजीब तरह से खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर देखकर मैंने अनुमान लगाया कि वहां पहुंचने में लगभग 10 मिनट और लगेंगे। ये फिर से सो जाने का सही समय नहीं है। मैं बस धुंधली आंखों से खिड़की से बाहर देखता रहा। थियो और आयशा टैक्टिकल स्ट्रेटजीज क्लब की बैठक स्थल पर पहुंचे। सौभाग्यवश उन्हें देर नहीं हुई। क्लब के सदस्यों ने देखा कि थियो सामान्य से अधिक सुस्त दिखाई दे रहा था। उनकी सामान्य शक्तिशाली आभा मंद पड़ गई। मुझे खुशी है कि हम देर से नहीं पहुंचे। जैसे ही थियो ने अपनी सीट ली, क्लब के अन्य सदस्यों ने एक दूसरे को जानने वाली नजरों से देखा। वह सचमुच बहुत परेशान होगा। ये लगभग एक सार्वजनिक फांसी थी। पीएल ने थियो के प्रति अपनी घृणा के बावजूद हद पार कर दी। लेकिन जिस तरह से वह लगातार आगे बढ़ रहा था, वह प्रभावशाली था। ऐसा लग रहा था कि वे सब समझ गए हैं और उन्होंने थियो को परेशान नहीं किया। यहां तक कि एंड्रू ने भी सहानुभूति भरी नजर से देखा। क्लब की गतिविधियां समाप्त करने के बाद मैं सीधे छात्रावास में वापस चला गया। मैंने रात्रि भोजन छोड़ दिया। मुझमें भोजन चबाने और निगलने की भी शक्ति नहीं थी। यह तो बेतुका है। मैंने इसे केवल 10 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया और मेरा शरीर इस स्थिति में आ गया। क्या मैं सचमुच कल उठने में असमर्थ हो जाऊंगा? आप आज जल्दी लौट आए, युवा स्वामी। एमी ने प्रसन्नतापूर्ण भाव से अपना सिर झुका लिया। मैंने स्वीकृति में कमजोर ढंग से सिर हिलाया। आगे बढ़ो और थोड़ा आराम करो। अभी तो 8 भी नहीं बजे हैं। मैं पहले बिस्तर पर जाऊंगा। मुझमें बोलने की भी ऊर्जा नहीं थी। एमी को पीछे छोड़कर जो कुछ कहना चाहती थी, मैंने हाथ हिलाया और अपने कमरे में प्रवेश किया। मैं तुरंत लेट जाना चाहता था, लेकिन पहले अपने गंदे शरीर को धोए बिना मैं बिस्तर पर नहीं जा सकता था। मेरी विकृत कुलीनता की गरिमा मुझे कभी इसका अंत सुनने नहीं देगी। मुझे जल्दी से नहाना था। अपनी ताकत जुटाकर मैं बाथरूम की ओर चला गया। जल्दी से अपना शरीर धोने के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया। एक बार जब मैं लेट गया तो नींद आसानी से नहीं आई। पेल के साथ मेरा द्वंद्व युद्ध याद आ गया। हमारे स्तर में अंतर बहुत अधिक था। यहां तक कि अपने अधिपति राज्य में भी मैं उसके कपड़े भी नहीं छू सकता था। मैं नाराज नहीं था या मुझे ऐसा नहीं लगा कि यह अनुचित था। हमारे बीच का अंतर बहुत ज्यादा था। उस समय हमारे आंकड़े समान होने चाहिए थे। अंतर हमारे गुणों, कौशल और गति में था। मूल खेल कुछ मायनों में विचित्र रूप से यथार्थवादी था। उदाहरण के लिए, इसमें लक्षण और जागृति जैसी अवास्तविक सेटिंग है, लेकिन साथ ही इसमें बहुत यथार्थवादी सेटिंग भी है, जहां तलवार की लड़ाई में ताकत की तुलना में गति और तकनीक अधिक महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वर आई के लिए धन्यवाद। मैं एक ही तकनीक के लिए 2 बार नहीं गिरूंगा,
लेकिन पीएल एक हथियार मास्टर और एक तलवार मास्टर था। इन गुणों के साथ उसने एक ऐसा स्तर हासिल कर लिया था जहां वह अपनी तलवारबाजी खुद बना सकती थी। यदि पेल की तलवारबाजी एक विशालकाय थी तो मेरी तलवारबाजी उस विशालकाय के कंधे पर बैठा एक छोटा सा प्राणी होगा। लेकिन मैं हार नहीं मान सकता था। मैं तो बस कोशिश ही कर सकता था। मैं उसकी नकल करने की पूरी कोशिश करूंगा। उसका विश्लेषण करने के लिए मुझे संतुष्ट होने के लिए इस सेमेस्टर में कम से कम एक बार उस पर प्रहार करना होगा। चूंकि मैं अभी इन गुणों के बारे में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अपने कौशल और गति को निखारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब मैं इस बारे में सोच रहा था, मुझे आयरीन के शब्द याद आ गए कि कम से कम सप्ताह में एक बार वहां आना चाहिए। यह मजाक जैसा नहीं लग रहा था। मुझे कल नाइट विभाग का दौरा करना चाहिए। आयरीन को समाधान प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। अगले दिन मंगलवार नाइट विभाग की कक्षा में व्याख्यान चल रहा था। इसी कारण से जब आप पूर्ण कवच पहने हुए किसी प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहे हो तो आपको उन जोड़ों पर निशाना साधना चाहिए जिन्हें कवच नहीं ढक पाता। इसीलिए आपको हमेशा एक खंजर अपने पास रखना चाहिए। एक सम्मानित छात्रा होने के बावजूद मीना को कक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई होती थी। ऐसा आयरीन के कारण हुआ, जिसने अकादमी में दाखिला लेने के बाद से लगातार 2 दिनों तक मेकअप किया था, ऐसा कुछ जो उसने पहले कभी नहीं किया था। मीना बार बार आयरीन की ओर देख रही थी, जिसने ऐसा मेकअप किया था जो उसे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। आयरीन की त्वचा गोरी, दृढ़ और सुडौल थी। हल्का मेकअप अधिक उपयुक्त होता क्योंकि उसने बहुत कम मेकअप किया होता। लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अपने चेहरे पर इतना पाउडर लगा लिया था कि उसके चेहरे और गर्दन का रंग बेमिल हो गया था और उसके होंठ चटक लाल हो गए थे, मानो चूहे ने काट लिया हो। उसका सामान्य रूप बहुत सुंदर है। मीना अकेली नहीं थी जो ऐसा सोचती थी। उसके सहपाठी भी आयरीन की ओर देख रहे थे। उनके चेहरे पर भ्रम की भावना थी। यहाँ तक कि जेकब, जिसने पहले सेमेस्टर के दौरान आयरीन के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की थी और जिसे अस्वीकार कर दिया गया था, भी स्तब्ध था। मीना ने अगले दिन आयरीन को ये बताने का निश्चय किया, फिर कभी ऐसा मेकअप मत करना। आखिरी बोनस #3 ये रैंडमाइजर की बदौलत है। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 31 सबकी नजरें मुझ पर 4 हम। आयरीन उत्साहित लग रही थी, मीना और आसपास की निगाहों से बेखबर। कभी कभी तो वह नाक से गुनगुना भी लेती थी। आयरीन, इन दिनों तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मीना अपनी जिज्ञासा रोक न सकी और पूछ बैठी। अरे नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। आयरीन हकला रही थी। उसका व्यवहार काफी अजीब था और उसके सामान्य आत्मविश्वास से बिल्कुल अलग था। कुछ तो जरूर है। मीना ने तुरंत निष्कर्ष निकाला। ये शायद किसी पुरुष की समस्या है। आयरीन को इतना भद्दा मेकअप कौन पहना सकता है? क्या ये उस जमाने का उसका खूबसूरत मंगेतर हो सकता है? यह एक उचित कटौती थी। चाहे प्यार कितना भी अचानक क्यों न हो जाए, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे आयरीन नाइट डिपार्टमेंट के किसी व्यक्ति के साथ अचानक प्रेम प्रसन्न कर ले। पिछले सप्ताह मैच देखते समय वह काफी असामान्य लग रही थी। मीना ने अपनी हंसी रोक ली। आयरीन ने उसे एक 10 साल की लड़की की याद दिला दी जो अपनी पसंद के लड़के को प्रभावित करने के लिए चुपके से अपनी मां के मेकअप का इस्तेमाल कर रही थी। अभी तो मेकअप नहीं करती, पर कल अगर वो ऐसे ही आए तो कुछ तो कहना ही पड़ेगा। वो चेहरा नहीं, उसने अपना खूबसूरत चेहरा बिगाड़ लिया। अपना मन बनाकर मीना ने सिर हिलाया। समय बीतता गया और आज की सभी कक्षाएं समाप्त हो गईं। नाइट और हीरो दोनों विभागों ने शाम 4:30 बजे अपनी कक्षाएं समाप्त कर लीं। हालांकि शाम 5 बजे के बाद भी कई छात्र कक्षाओं में मौजूद थे। इस शुक्रवार को समूह परियोजना प्रस्तुतियों के साथ छात्र पुस्तकें पढ़ने और अपने साथियों के साथ गर्मागर्म चर्चाओं में व्यस्त थे। उनकी तरह मीना भी अपनी टीम के साथियों के साथ चर्चा कर रही थी, जिसमें आयरीन भी शामिल थी। हाँ, तो मुझे लगता है कि अगर विरोधी लड़ाई से बचने की कोशिश करे तो उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी सब क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि यह ठीक है। लेकिन अगर वे भाग जाएं और दुश्मन वापस ले आए तो क्या होगा? अगर हम घिर गए तो मुझे नहीं लगता कि हमारा समूह आगे बढ़ पाएगा। ये संभव है। आयरीन, तुम क्या सोचती हो? मुझे भी लगता है कि यह ठीक है। मीना ने मन ही मन आह भरी। आयरीन अपने विचारों में खोई हुई लग रही थी। ये लड़की पूरी तरह से मोहित हो गई है। पूरे व्याख्यान के दौरान और अब भी आयरीन का मन फूलों की कल्पनाओं से भरा हुआ था। ये वह आयरीन नहीं थी जिसे वह जानती थी। कुछ ईर्ष्या महसूस करते हुए मीना ने बातचीत को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। चूंकि आज हम शायद कोई प्रगति नहीं कर पाएंगे, तो क्यों न हम यही बात समाप्त कर दें।
लेकिन कल तक हम सब एक एक और विचार लेकर आए। सुनने में तो अच्छा लगता है। हाँ टिल्डा, समूह के अन्य 2 सदस्यों ने जवाब दिया, लेकिन आइरीन की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। मीना ने हैरान भाव से पूछा, आइरीन, असल में क्या हो रहा है? हालांकि मीना की बात बीच में ही काट दी गई। अचानक कक्षा के बाहर से शोरगुल की आवाजें आने लगीं। क्या हो रहा है? कक्षा में बैठे छात्र इस हंगामे को लेकर उत्सुक हो गए। मीना का समूह भी कोई अपवाद नहीं था। क्या ये पिछले हफ्ते के मूल्यांकन मैच वाला तलवारबाज नहीं है? उसका नाम क्या था? मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन शूरवीर विभाग में उसका क्या काम? वाह, वह बहुत सुंदर है। उस बिगड़ैल बच्चे में ऐसी क्या खास बात है? उफ, छात्रों की विभिन्न टिप्पणियां सुनी जा सकीं। ये नोटिस करना बेहद आसान था कि उनकी बातचीत का विषय थियोलिन वाल्डेर था। मीना को अचानक होश आया और उसने आइरीन की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह। आइरीन शर्म से मुस्कुरा रही थी, मानो कोई राजकुमारी किसी परीक्षा के सफेद घोड़े पर सवार राजकुमार से मिली हो। मीना को दुख हुआ। मुझे उसे आज ही बता देना चाहिए था। उसका मेकअप अजीब था। बेहतर होता कि मैं कुछ भी न पहनता। हालांकि आइरीन, जो इस तथ्य से अनजान थी, फिर भी एक सौम्य मुस्कान के साथ धीरे धीरे खड़ी हो गई। मीना, मैं कल तुमसे मिलूंगा। मुझे माफ करना कि मैं आज ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। मैं कल के लिए 2 विचार सोचूंगा। हम, ओह, ठीक है। अपना ख्याल रखना। आइरीन ने जल्दी से अपना सामान समेटा और कक्षा से बाहर निकल गई। मीना बस उसे पीछे हटते हुए देख सकती थी। यह क्या है? चौंक पड़ा मैं, आइरीन की विचित्र उपस्थिति से। कहते हैं कि महिलाएं मेकअप का इस्तेमाल परिवर्तन जादू की तरह करती हैं। लेकिन वह जिस दिशा में गई वह बहुत दूर थी। यहाँ तक कि मैं, जिसे महिलाओं के साथ कभी कोई अनुभव नहीं था, इसे महसूस कर सकता था। क्या हुआ? उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान देखकर ऐसा लग रहा था कि वह अच्छे मूड में है। आइरीन, बहरहाल मैं नाइट विभाग तक आ चुका था और मुझे अपना लक्ष्य हासिल करना था। दिखावे महत्वपूर्ण नहीं थे, मैं बस एक पल के लिए अचंभित रह गया था। हाँ, थियो। उद्धरण चिन्ह। उसकी चमकदार मुस्कान ने उसके रूप को और भी अधिक विचित्र बना दिया। मुझे झुनझुनी जैसा झटका महसूस हुआ। ट्विस्टेड नोबल की गरिमा सक्रिय हो गई, संभवतः इसलिए क्योंकि आइरीन की उपस्थिति थियो के सौंदर्य बोध से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। यहाँ तक कि आसपास के छात्र भी मुझे घूर रहे थे। यह एक शर्मनाक प्रदर्शन था। हालांकि इस शापित गुण ने मुझे अपना धैर्य बनाए रखने में भी मदद की। मैंने अंदर ही अंदर गहरी सांस ली और बोला, आइरीन, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। महत्वपूर्ण? इतना अचानक? ये किस बारे में है? इस बारे में यहाँ बात करना उचित नहीं है। चलो कहीं और चलते हैं। मैं और अधिक शर्मिंदगी नहीं सहना चाहता था। ठीक है। खुशकिस्मती से आइरीन ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिला दिया। हम पास ही एक शांत कैफे में गए। तो आप तलवारबाजी में और अधिक मदद मांग रहे हैं? आइरीन ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। हाँ, थियो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यह क्या है? क्या आपने जो महत्वपूर्ण बात बताई वह प्रशिक्षण के बारे में थी? ये सही है। मुझे पेल ने कुत्ते की तरह पीटा था, तो इस बातचीत से अधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? हाँ, इस समय इससे अधिक महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत अच्छी तरह से। उफ, उसका स्वर थोड़ा बदल गया और उसने एक गहरी सांस छोड़ी। चलो प्रशिक्षण मैदान की ओर चलें। उसने अपनी बमुश्किल छुई गई आइस्ड कॉफी एक ही घूंट में खत्म कर दी और खड़ी हो गई। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, आह, जल्दी करो। तुमने कहा था कि यह महत्वपूर्ण है। आइरीन के तीखे शब्द मेरी ओर आए। आह, ठीक है। आइरीन के स्वर में तात्कालिकता महसूस करते हुए मैं जल्दी से खड़ा हो गया। प्रशिक्षण स्थल पर मुझे आइरीन से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ। हालांकि ये प्रशिक्षण के नाम पर प्रच्छन्न यातना जैसा था। पेल की पिटाई महज एक अभ्यास था। इसकी तीव्रता से मेरी सांस फूल गई। हुक हेउक हेउक। मैं जमीन पर पड़ा हुआ हौंफ रहा था। आइरीन कुछ हद तक तरोताजा दिख रही थी। उसने मेरी ओर देखा और कहा, चलो आज का दिन खत्म करें। ठीक है, मैं समझ गया। मैं अभी भी उठने में असमर्थ था, मैंने बस जवाब दिया। तो फिर मैं पहले निकलूंगा। ठीक है। फिर भी, शुक्रिया, आइरीन। मैं हमेशा आभारी हूं, जब तक तुम्हें पता है। आइरीन ने अपनी भौहें सिकोड़ी और धीरे धीरे प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकल गई। मैंने ये भी नहीं कहा कि हम साथ में खाना खाएं, क्योंकि मुझे पता था कि वह निश्चित रूप से मना कर देगी। कुछ मिनट बाद मेरी सांसें सामान्य हो गईं और मैं नहाने और कपड़े बदलने के लिए उठा। भूख लग रही है। क्या मुझे वापस जाने से पहले कुछ खा लेना चाहिए?
हालांकि पिछले कुछ दिनों से इन चुनौतियों को झेलने के बाद मुझे लगा कि मैं किसी प्रकार के पुरस्कार का हकदार हूं। मैं पास के जर्जर रेस्तरां में, जहां खाना बेस्वाद था, खाना नहीं खाना चाहता था। मैं छात्रावास में गया और एमी से सादा भोजन तैयार करने को कहा। मैंने सोचा कि वह थोड़ा नाराज होगी, लेकिन वह खुशी खुशी मान गई। वह इस बात से कुछ हद तक खुश भी दिख रही थी। एमी द्वारा तैयार किया गया खाना खाते हुए मैंने कल की अपनी योजनाओं के बारे में सोचा। कल बुधवार है, व्यावहारिक मूल्यांकन का दिन। बेशक मैं मूल्यांकन के फोकस से अवगत हूँ, राक्षस दमन। मूल खेल में नीके की असाधारण ताकत को उजागर करने के लिए प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए बहुत कठिन राक्षस दिखाए जाते थे। नीके दृढ़ रहती है और सच्चे नायक की तरह अंततः उन जीवों को हरा देती है। वह अपनी टीम को इकट्ठा करता था और अन्य टीमों के राक्षसों का भी ख्याल रखता था। इसके बाद नीके को न केवल उन छात्रों से मान्यता मिली जो उसे नीचा दिखा रहे थे, बल्कि प्रोफेसरों से भी। मूल कार्य में थियो के समूह को स्वाभाविक रूप से छोड़ दिया गया था, लेकिन यह संभावना है कि नीके के सामने आए राक्षसों के समान ताकत वाले राक्षस दिखाई देंगे। महान राजा बीटल। इस समय नीके को छोड़कर सभी छात्रों के लिए इसे संभालना बहुत कठिन है। मुझे बस शांत रहने की जरूरत है और मैं अच्छा स्कोर हासिल करूंगा। बाकी सभी लोगों की घबराहट के बीच केवल अपना धैर्य बनाए रखने से मुझे अच्छे अंक मिल सकते हैं। अपने विचार समाप्त करने के बाद मैंने खाली बर्तन मेज पर रख दिया और आराम करने लगा। आज मैंने जो कुछ भी सीखा है उसे अपने शरीर में समाहित कर ले। मैंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। मुझे उन अनेक तकनीकों की याद आई जिन्हें मैंने ऑब्जर्वर आई से देखा था। मैंने पिछले सप्ताह के मूल्यांकन के दौरान देखी गई विभिन्न तकनीकों, आइरीन के व्यवहारिक कौशल और पेल की तीव्र गतिविधियों के बारे में सोचा। बहुत देर तक उनके रूप मेरे मन में जीवंत रूप से नाचते रहे। यह एक चौथाई है। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 32। रस्सी पर चलना। एक काइरेन ज़ेना क्रॉनिकल्स खेल में किसी राक्षस को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है यदि वह निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा करता है। प्रथम, इसकी बुद्धि मनुष्यों से कहीं कम है, अर्थात 3 वर्ष के मानव बच्चे से भी कम बुद्धि वाले प्राणी के समान। कुछ पशुमानव या ओर्क्स अपनी बुद्धि में तीव्र गिरावट का अनुभव कर सकते हैं जब वे अपनी तर्कसंगतता खो देते हैं, लेकिन उन्हें राक्षसों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है क्योंकि वे सामान्य परिस्थितियों में इस व्यवहार का प्रदर्शन नहीं करते हैं। दूसरा, वे मनुष्यों के प्रति सहज शत्रुता प्रदर्शित करते हैं। ये बुद्धिमत्ता से भी अधिक विश्वसनीय भेद है। राक्षस मनुष्यों के प्रति अपनी शत्रुता को दबा नहीं पाते और उन्हें देखते ही उन पर हमला कर देते हैं। यही कारण है कि राक्षसों, दानव राजाओं और प्राचीन ड्रैगन को, जिन्हें प्राचीन काल से ही मानवता का दुश्मन माना जाता रहा है, राक्षसों की श्रेणी में नहीं रखा जाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे आमतौर पर मनुष्यों की तुलना में अधिक बुद्धिमान होते हैं और अंधाधुंध शत्रुता प्रदर्शित नहीं करते हैं। रायाई ट्रांसलेशन से सक्रिय नायकों द्वारा किए जाने वाले सबसे आम कार्यों में से एक है राक्षसों का दमन। बेशक किसी नायक की सहायता का अनुरोध करना महंगा है, इसलिए मुख्य लक्ष्य शक्तिशाली राक्षस होते हैं जिन्हें भाड़े के सैनिक संग संभाल नहीं सकते। उदाहरण के लिए ग्रेट किंग बीटल, ड्रैक्स और क्रैकन हैं। ये बड़े राक्षस हैं जिनका सामना करना आम लोगों के लिए बेहद कठिन है और इनसे निपटने में 100 सैनिकों की तुलना में एक महामानव अधिक सक्षम है। हालांकि अधिकांश राक्षस इतने शक्तिशाली होते हैं कि नायक अकेले उनका सामना नहीं कर सकता जब तक कि वे शीर्ष रैंक वाले न हों। इसलिए राक्षस दमन मिशन करते समय सहयोगियों के साथ काम करना या अन्य नायक टीमों के साथ दल बनाना आम बात है। बुधवार आ गया, व्यावहारिक मूल्यांकन का दिन। आज का मूल्यांकन विषय है राक्षस दमन। हीरो विभाग के प्रथम वर्ष के 200 से अधिक छात्र और फील्ड स्टाफ के सदस्य 5 45 सीटर गाड़ियों में सवार होकर पश्चिमी जंगल की ओर रवाना हुए। बेशक वे वास्तविक राक्षसों को वश में नहीं कर रहे होंगे। पश्चिमी जंगल में आर्कमेज ओडियस द्वारा निर्मित दर्जनों नकली प्रशिक्षण कालकोठरी हैं। हीरो विभाग के लिए विशेष प्रशिक्षण मैदानों की तरह नकली प्रशिक्षण कालकोठरी को विभिन्न प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है। आसपास के वातावरण, आकार, राक्षस प्रजाति और यहां तक कि राक्षसों की संख्या को भी सटीकता के साथ समायोजित किया जा सकता है। यद्यपि वास्तविकता की तुलना में जादू प्रशिक्षण मैदान की सीमाएं हैं और नकली राक्षसों में कुछ कमी हो सकती है, फिर भी वे प्रथम वर्ष के छात्रों की क्षमताओं का आकलन करने के लिए पर्याप्त हैं। जैसे ही वे पश्चिमी जंगल में पहुंचे, गाड़ियां रुक गईं। अपने गंतव्य स्थान पर उतरने वाले छात्र एक साथ इकट्ठे होकर बातचीत करने लगे। आपको क्या लगता है कि हमें किस तरह के राक्षसों का सामना करना पड़ेगा? मैंने सीनियर्स से सुना है कि उन्हें विशालकाय कॉकट्रेस से निपटना पड़ा था। शायद कुछ ऐसा ही। ओह, ये प्रबंधनीय लगता है।
मुझे आशा है कि मुझे एक अच्छी टीम मिलेगी। कृपया मुझे एक जादूगर मिल जाने दीजिए। कृपया मुझे एक टैंकर लेने दीजिए। मुझे आशा है कि मैं मैक्स के साथ एक ही टीम में शामिल हो जाऊंगा। मैंने नोक्टार और अपने ऑक सहपाठियों के साथ भी बातचीत की। मुझे आशा है कि हम एक ही टीम में होंगे, थियो। मैं भी। अपनी टीम के जादूगरों को मत पीटना, नोक्टार। बिल्कुल नहीं। एक सच्चा योद्धा जानता है कि कब और कहां लड़ना है। भले ही वे जादूगर हों, एक बार जब वे एक ही टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो वे भाई हो जाते हैं। एक अन्य ऑक सहपाठी मेरे पास आया। मैं भी आपकी ही टीम में रहना चाहता हूं, थियो। वह फिर कौन था? आप कौन हैं? मैं टाकन हूं। मैं ब्लू सैंड जनजाति का योद्धा हूं। जब हम बातचीत कर रहे थे, धीरे धीरे डॉट उद्धरण चिन्ह। जब गंजे प्रोफेसर रोक और फील्ड प्रशिक्षक प्रभावशाली ढंग से अंदर आए तो बातचीत तुरंत बंद हो गई। रोक से ऐसी आभा निकलती थी जिसे उच्च पदस्थ कुलीन लोग भी उत्पन्न करने में संघर्ष करते। स्वाभाविक रूप से विद्यार्थी अभिभूत होकर रोक के सामने पंक्तिबद्ध हो गए। बोलने से पहले रोक ने धीरे धीरे छात्रों को देखा। आपने कल ही विवरण सुन लिया है, इसलिए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। मैं केवल टीम की संरचना की घोषणा करूंगा जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप सभी उत्सुक होंगे। जैसे ही रोक ने बोलना समाप्त किया, एक छोटा सा शिक्षण सहायक, जो हमेशा उसके पीछे पीछे चलता था, ने बड़बड़ाते हुए लकड़ी के साइनबोर्ड पर एक स्क्रॉल टांग दिया। मूल्यांकन टीमों की संरचना द्वंद्व मूल्यांकन के समान हीरो विभाग द्वारा निर्धारित की गई थी। हालांकि चयन पूरी तरह से यादृच्छिक नहीं था। सबसे निम्न रैंकिंग वाले छात्र के रूप में संभवतः मुझे शीर्ष रैंकिंग वाले छात्र के साथ जोड़ा जाएगा। यद्यपि राक्षसों को वश में करना अपने आप में महत्वपूर्ण था, लेकिन नायक को टीम के सदस्यों के एक विविध समूह का नेतृत्व करने में सक्षम होना चाहिए था। यही अंतर्निहित संदेश है। चूंकि हम में से अधिकांश लोग अभी भी युवा थे, इसलिए हम में से कुछ ही लोग इसे पूरी तरह समझ पाए। मेरी टीम में कौन है? गोली मारो। रुको, मैं नीके के साथ हूँ। मैं नीके की ही टीम में हूँ। बढ़िया। हे, आपसे मिलकर खुशी हुई, एशिल्ड। मैं ट्रैविस हूँ। अधिकांश छात्र उच्च रैंक वाले सहपाठियों के साथ टीम बनाकर खुश थे। एक सामान्य हीरो टीम में एक हीरो और 4 सहायक सहयोगी शामिल होते हैं। तदनुसार स्क्रॉल में 40 टीमें प्रदर्शित की गईं, जिनमें से प्रत्येक में 5 सदस्य थे। सहायकों के साथ पूर्ण पैमाने पर संयुक्त व्यावहारिक मूल्यांकन प्रथम वर्ष के अंत में किया जाएगा। स्वाभाविक रूप से उस समय वहां कोई सहायक नहीं था, केवल संभावित नायक थे। देखते हैं मैं किसके साथ हूं। मैंने जल्दी से स्क्रॉल को स्कैन किया और जल्द ही अपनी टीम को ढूंढ लिया। टीम 2 पील, राल्फ, समीर, इवलिया, टाकन। टीम 6 आयशा, ब्रैड, पीटर, लीशांत, गेरबर। टीम 10 एशिल्ड, सिएना, मैक्स, ट्रैविस, थियो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने अंदर ही अंदर आह भरी। एशिल्ड निश्चित रूप से सक्षम है, जैसा कि मैक्स है। ट्रैविस मेरी निम्न रैंकिंग को साझा करता है, लेकिन मैक्स 51वें स्थान पर होने के कारण काफी असाधारण था, इसलिए ये ठीक था। जैसा कि अनुमान था, मुद्दा सिएना का है। वह पहले वर्ष में एकमात्र योगिनी है तथा स्कूल वर्ष के लिए उसकी रैंकिंग 74वीं है। यह उच्च है, लेकिन असाधारण रूप से नहीं। हालांकि सिएना के पास एक अनोखी क्षमता थी, स्पिरिट मैजिक, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। एक अनोखी क्षमता एक विशेषता से भिन्न होती है, यह एक अलौकिक शक्ति के समान होती है। सबसे पहले, जिन लोगों के पास अद्वितीय क्षमताएं होती हैं, वे अत्यंत दुर्लभ होते हैं। इसके अलावा सिएना एक आत्मा जादूगर है, जो 7वें चक्र के उच्च जादूगर जितना दुर्लभ है या उससे भी अधिक दुर्लभ है। उनकी 74वीं रैंकिंग कौशल की कमी के कारण नहीं है, बल्कि उसे अपने ग्रेड की कोई परवाह नहीं है। अगर वह अपना मन लगा दे तो निस्संदेह वह शीर्ष 10 में होगी। मुझे उसके साथ कभी नहीं उलझना चाहिए। मैं पहले से ही अन्य छात्रों के साथ काफी जुड़ा हुआ हूँ, मूल खेल के विपरीत, जिससे भविष्य में काफी बदलाव आ रहा है। हालांकि मुझे कभी भी सिएना के साथ उलझना नहीं चाहिए। भविष्य बदलना एक बात है, लेकिन एक बार जब वह किसी को पसंद करने लगती है तो वह उसके साथ खिलौने की तरह व्यवहार करती है। खेल में नीके को उसकी वजह से बहुत कष्ट सहना पड़ा। जब मैं ये सोच रहा था, सभी को नमस्कार। सिएना ने अपने सुनहरे बालों को कानों के पीछे किया और अपने साथियों का अभिवादन किया। मेरे अलावा टीम के सभी सदस्य अजीब तरह से मुस्कुराए। ये समझ में आता है। आखिरकार उसका बाह्य रूप एक परी जैसा है, जो दुनिया में किसी भी अन्य से अधिक सुंदर है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। आइए हम अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें, सिएना। मैडम। मैक्स और ट्रैविस ने अजीब तरीके से अभिवादन का आदान प्रदान किया।
हीरो विभाग में आयशा जैसे विशेष मामलों को छोड़कर छात्र आमतौर पर एक दूसरे के साथ अनौपचारिक बातचीत का उपयोग करते हैं। हालांकि सिएना अपनी आकर्षक उपस्थिति और 150 वर्षीय योगिनी होने के कारण गरिमामयी थी, जिसके कारण उसके करीब जाना मुश्किल था। वास्तव में सिएना महान वन में रहने वाली वुड एल्फ जनजाति की राजकुमारी भी है। आपसे मिलकर अच्छा लगा, सिएना। चूंकि हम सहपाठी हैं तो चलिए अनौपचारिक बातचीत करें। आपसे मिलकर खुशी हुई। बेशक, एशिल्ड और मैंने उससे अनौपचारिक रूप से बात की। उसने प्रसन्न भाव से हमारी ओर देखा। बेशक, आराम से बोलो। मुझे उसके ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी। मैं तो पहले से ही इसकी योजना बना रहा था। सौभाग्य से ट्विस्टेड नोबल की गरिमा सक्रिय नहीं हुई। जब मैंने पहली बार ऑक से बात की तो वह सक्रिय हो चुका था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि सिएना एक सुंदर राजकुमारी थी? सिएना मुस्कुराए और बातचीत जारी रखी। वैसे मैंने दूसरे छात्रों से सुना है कि इस बार हम जिस राक्षस को वश में करने जा रहे हैं वह एक विशालकाय कॉकट्रेस है। क्यों न हम उसके लिए कोई रणनीति बनाएं? महान विचार, मैक्स और ट्रेविस ने जवाब दिया। मैं भी सहमत हूँ। सच कहूं तो मुझे कोई रणनीति बनाने का तरीका नहीं पता। आप लोगों को ऐसा करना चाहिए। मैं बस योजना का पालन करूंगा। एशिल्ड ने भी जवाब दिया। यह कोई विशाल कॉकट्रेस नहीं बल्कि एक ग्रेट किंग बीटल है। हालांकि मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं चुप रह गया। थियो, तुम्हारा क्या विचार है? हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए? सिएना ने स्पष्ट रूप से पूछा। मुझे अपने शब्दों का चयन सावधानी से करना था। माफ करना, मैं सोच में पड़ गया था। मुझे लगता है मेरे पास एक ठोस योजना है। मैक्स, ट्रेविस और मैं कॉकट्रेस की गतिविधियों में बाधा डाल सकते हैं, जबकि एशिल्ड दूर से सहायता प्रदान करेगा। यही सबसे सुरक्षित तरीका लगता है। यह एक ठोस रणनीति प्रतीत होती है। आप व्याख्यान के दौरान जितने व्यवहारिक थे आज भी उतने ही व्यवहारिक हैं। मुझे क्या करना चाहिए? अन्वेषण का प्रबंधन करना आदर्श होगा। आत्माओं की सहायता से आप संभवतः किसी भी अन्य टीम की तुलना में राक्षस का तेजी से पता लगा लेंगे। ओह, मैं समझ गया। बाकी आप लोगों का क्या हुआ? मैं सहमत हूँ। जाहिर है, मैं भी इसके पक्ष में हूँ। योजना को सुनने मात्र से ही यह संभव लगता है। वैसे भी मुझे दिमाग का इस्तेमाल करना पसंद नहीं। हमला मुझ पर छोड़ दो, मुझे पूरा भरोसा है। सभी सहमत हो गए। सिएना ने मेरी ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा और मुस्कुराए। अचानक मुझे बेचैनी महसूस हुई। उस अत्यधिक जुनूनी एल्फ लड़की का ध्यान आकर्षित करने से बचना ही सबसे अच्छा था। जब हमारी चर्चा जारी थी, एक प्रशिक्षक ने बीच में ही बात काट दी। टीम के प्रतिनिधियों को एक आपातकालीन संचार क्रिस्टल प्राप्त करना चाहिए। आशा है कि आपको इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ही एशिल्ड ने कंधे उचकाए, सिएना ने आपातकालीन संचार क्रिस्टल लेने जाने से पहले मेरी ओर एक और नजर डाली। ये लड़कियां, खैर, सौभाग्य से मुझे सबसे अच्छा भाई नोक्टार मिला। ये 2/4 है, साथ ही 6 बोनस लोग भी। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 33, रस्सी पर चलना। 2 राक्षसों को वश में करने के मिशन केवल राक्षसों को हराने तक ही सीमित नहीं है। इसमें राक्षसों के निवास स्थान तक यात्रा करने, उनका पीछा करने और अंततः उन्हें नष्ट करने की पूरी प्रक्रिया शामिल है। इस प्रकार इन मिशनों की कठिनाई केवल राक्षसों की ताकत पर आधारित नहीं है। यद्यपि यह असामान्य है, लेकिन कॉकट्रेस को वश में करना कभी कभी क्रैकन को नष्ट करने से भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। राक्षसों के विभिन्न निवास स्थान भी इसमें भूमिका निभाते हैं। कुछ योद्धा घास के मैदानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, जबकि अन्य समुद्र में प्रभुत्व रखते हैं। एक योद्धा जो घास के मैदानों पर कॉकट्रेस युद्ध कप्तान को आसानी से हरा सकता है, वह समुद्र में एक शिशु क्रैकन को संभालने में स्वयं को असमर्थ पा सकता है। इसके अलावा एक राक्षस की ताकत आमतौर पर उसकी उम्र के अनुरूप होती है। एक ही प्रजाति में 5 वर्ष का राक्षस केवल 6 महीने के राक्षस की तुलना में अधिक शक्तिशाली होगा। इसके अतिरिक्त दीर्घायु राक्षसों को नामित राक्षस के रूप में जाना जाता है। सहज रूप से अन्य राक्षस स्वाभाविक रूप से एक नामित राक्षस को अपना नेता मानकर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। इस बिंदु पर समूह में राक्षसों का स्तर काफी बढ़ जाता है और उनके पास शोषण करने के लिए कमजोर बिंदु कम होते जाते हैं। राक्षस मुख्यतः अपनी अंतर्निहित शारीरिक क्षमताओं पर निर्भर रहते हैं। परिणामस्वरूप केवल एक नामित राक्षस की उपस्थिति से वशीकरण की कठिनाई काफी बढ़ सकती है। नामित राक्षसों के उदाहरणों में ग्रेट किंग बीटल, विशाल कॉकट्रेस और अन्य शामिल हैं। नामित कॉकट्राइस में कुछ ऐसे भी हैं जिनके पंख विशिष्ट पीले रंग के होते हैं, जैसे कि कॉकट्राइस युद्ध कप्तान, तथा कुछ ऐसे भी हैं जिनके पंख आकर्षक लाल रंग के होते हैं, जैसे कि कॉकट्राइस कमांडर।
हम तेजी से घास के मैदानों की ओर बढ़े, जो निश्चित रूप से जादू से निर्मित थे। लेकिन घास के मैदान जैसी कालकोठरी, यहाँ किसी ग्रेट किंग बीटल के उभरने की संभावना नहीं दिखती। मूल रूप से यह एक रेगिस्तानी परिदृश्य था। चूंकि भविष्य काफी बदल चुका है, इसलिए हो सकता है कि ग्रेट किंग बीटल दिखाई न दे। फिर भी घास के मैदान कॉकट्राइज का प्राथमिक निवास स्थान है। मुझे आश्चर्य है कि क्या नोकटार अच्छा कर रहा है। कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले मैंने नोकटार और उसके ऑक मित्रों से कहा कि यदि उन्हें लगे कि आपातकालीन संचार क्रिस्टल बहुत खतरनाक है तो वे उसका उपयोग करें। विशेषकर चूंकि नोकटार की साझेदारी जादूगर एंड्रू से थी, इसलिए वह अभिमानी हो सकता था। मुझे आशा है कि वे समझ गए होंगे। मेरे कार्यों के कारण नोकटार और ऑक्स का भविष्य संभवतः बदल गया है। थियो की तरह नोकटार भी एक अतिरिक्त पात्र है जो अधिकांश मार्गों में पहले वर्ष के अंत में किसी घटना में फंसने के बाद दुखद रूप से जल्दी ही मर जाता है। वर्तमान स्पीयरमैन मार्ग में वह एक अभिशप्त पात्र है जिसमें उसकी मृत्यु का केवल संक्षिप्त उल्लेख है। मुझे भाईचारे की भावना महसूस हुई, मैं किसी तरह उसकी मदद करना चाहता था। जैसे ही हम सिएना द्वारा बताई गई दिशा में आगे बढ़े, उधर देखो। ट्रेविस ने पहाड़ी की चोटी की ओर इशारा किया। वहां 2 पैरों पर चलने वाला मुर्गे जैसा दिखने वाला एक विशालकाय राक्षस दिखाई दिया। यह एक कॉकट्रेस था, जैसी कि एक आत्मा जादूगर से उम्मीद की जाती है। प्रभावशाली। एशिल ने तेजी से कोकट्राइस पर जादू चलाया। यदि ये किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर गिरता तो इससे काफी नुकसान होता, लेकिन किसी तरह यह बहुत छोटा है। विशालकाय कॉकट्रेस का आकार काफी छोटा था, मुश्किल से मध्यम आकार का। क्या यह उससे भिन्न है जो मैंने खेल में देखा था, क्योंकि अब मैं इसे प्रत्यक्ष रूप से देख रहा हूं, या ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसे दूर से देख रहा हूं? बहरहाल, इतनी जल्दी राक्षस का सामना होना अच्छी खबर है। कितनी शर्म की बात है। मैंने तो उसके पैरों पर निशाना साधा था। कीक। एशिल के पंख से घायल कॉकट्रेस ने एक तीखी चीख निकाली। यह बिल्कुल साफ निशाना नहीं था। यह बहुत दूर है। अगर यह सिर्फ 30 मीटर और पास होता तो मैं इसे जरूर मार देता। एशिल ने अपनी जीभ चटकाए। पंख कॉकट्रेस का कमजोर बिंदु नहीं था। स्वाभाविक रूप से चूंकि जादू ने उसके नंगे शरीर पर प्रहार किया था, इसलिए उसे चोट लगी, लेकिन कॉकट्राइस लचीले प्राणी थे। इसे स्थिर करने के लिए इसके पैरों पर निशाना लगाएं। इसे एक ही वार में मारने के लिए इसकी गर्दन या हृदय जैसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर निशाना लगाएं। कम से कम तुमने इसे मारा। मैं इसे मुश्किल से देख पा रहा हूं। ये भाग रहा है। तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और इसका पीछा करो। एशिल ने अपने साथियों पर चिल्लाया और सबसे आगे दौड़ने लगा। एक हत्यारे से जैसी अपेक्षा की जाती है, उसकी चपलता असाधारण थी। वह अविश्वसनीय रूप से तेज है। एशिल का आकार पहले ही दूर जा चुका था। मैक्स, ट्रेविस और मैं जल्दी से उसके पीछे चल पड़े। उद्धरण चिन्ह। दूसरी ओर सिएना आराम से दौड़ने का नाटक कर रही थी। फिर भी हमारी गति में ज्यादा अंतर नहीं था। वास्तव में आत्मा जादूगर बहुत शक्तिशाली है। उसे अवश्य ही पवन आत्माओं से सहायता मिल रही होगी। मर जाओ तुम। भागते समय एशिल ने लगातार कॉकट्राइस पर मंत्र फेंके। बेशक कॉकट्राइस भी अपनी दूरी बनाए रखते हुए भाग गया। इस दौरान कॉकट्राइस ने कुशलतापूर्वक अपने विशाल पंखों से एशिल के पैरों को निशाना बनाकर उसके जादू को रोक दिया। इस स्थिति में कुछ गड़बड़ लग रही थी। एक सामान्य कॉकट्राइस से अपने पैरों को रोकने जैसे व्यवहार की अपेक्षा करना कठिन था, जब तक कि उसे इसके लिए निर्देश न दिया गया हो। एक सामान्य राक्षस को तो उसी क्षण क्रोध में आकर एशिल पर आक्रमण कर देना चाहिए था, जब उसके पंख पर पहली बार कोई जादू लगा हो। हमने 3 मिनट से अधिक समय तक कॉकट्राइस के साथ टैग खेला। वह क्या है? एशिल ने धीरे से कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वह आ रहे कॉकट्राइस के झुंड को देख रहा था। कुछ सेकंड बाद टीम के सभी सदस्यों ने कॉकट्राइस के झुंड को देखा। एशिल, मैक्स और ट्रेविस की आंखों में निराशा भर गई। ये निराशाजनक है। मैंने जल्दी से स्थिति का जायजा लिया। कम से कम 10 लोग थे। इस आकार के कॉकट्राइस के झुंड को आमतौर पर टकराव के लिए सक्रिय, मध्यवर्ती स्तर के नायकों की एक टीम की आवश्यकता होगी, और उनमें से एक के पंख भी पीले थे। उनमें एक नामित कॉकट्राइस युद्ध कप्तान भी शामिल था। हमें आपातकालीन संचार क्रिस्टल को सक्रिय करने की आवश्यकता थी। सिएना, आपातकालीन संचार क्रिस्टल को सक्रिय करें। समझ गया टिल्डर। तनावपूर्ण स्थिति के बावजूद सिएरा ने प्रसन्नतापूर्वक प्रतिक्रिया दी और आपातकालीन संचार क्रिस्टल को सक्रिय कर दिया। एक बार सक्रिय हो जाने पर पर्यवेक्षक प्रशिक्षक लगभग 5 मिनट में पहुंच जाएंगे।
किसी भी हालत में हमें इस कॉकट्राइज के झुंड के खिलाफ लगभग 5 मिनट तक जीवित रहना होगा। भागना हमारे लिए कोई कारगर विकल्प नहीं था। कॉकट्राइज भी हमारी टीम के सबसे तेज सदस्य एशिल जितना ही तेज था। ओह ओह, हम क्या करें? अरे क्यों वे अचानक झुंड में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या हमें केवल एक विशाल कॉकट्राइज को पकड़ना नहीं था? मैक्स और ट्रैविस फुसफुसाए। धिक्कार है, ये तो आपदा है। जैसे ही एशिल्ड आगे बढ़ा, उसने पास आ रहे कॉकट्राइज के झुंड पर जादू फेंका। उनकी बड़ी संख्या के कारण वह कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा सके। मैं भी बहुत डर गया था। शांत रहना नामुमकिन था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी हॉरर गेम में भूत के अचानक आने से डर लगता है। खेल में असफल होना ठीक है, आप हमेशा दोबारा कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब मैं जिस स्थिति में हूं, वास्तविकता अलग है। एक गलती के कारण हम रस्सी से गिरकर नष्ट हो सकते हैं। मुझमें और अन्य लोगों में एकमात्र अंतर यह था कि ट्विस्टेड नोबल की गरिमा के कारण मुझमें भय के कोई बाहरी लक्षण प्रदर्शित नहीं हुए। लेकिन मैं भी उनके जैसा ही था। केवल सिएना ही अविचलित दिखी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी बात का अंदेशा हो। मानो माहौल मजेदार था, उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान भी आ गई। मुझे विश्वास था कि वह किसी भी क्षण अपनी शक्ति से स्थिति को बदल सकती है। अगर सिएना अपनी आधी शक्ति भी इस्तेमाल करे तो वह उन्हें आसानी से बांध सकती है। कितना विकृत आदमी है। मैं सचमुच उस योगिनी के साथ संबंध नहीं रखना चाहता। खैर, वैसे भी मुझे उससे मदद की कभी उम्मीद नहीं थी। मैंने तुरंत एक योजना बनाई। हमारा लक्ष्य प्रशिक्षकों के आने तक जीवित रहना था। हमें कम से कम 5 मिनट तक रुकना पड़ा। इतना डरावना, इतना डरावना, इतना डरावना। हमें क्या करना चाहिए, एशिल्ड? मुझे भी नहीं पता, लानत है। मैं कम से कम एक बार जंगवूही के खिलाफ जीतना चाहता था। हालांकि उन बच्चों के लिए यह असंभव था जो पहले ही हार मान चुके थे और अपना धैर्य खो चुके थे। यदि कॉकट्राइज का झुंड थोड़ा और करीब आ जाए तो वे भाग सकते हैं। मुझे हर कीमत पर ऐसी स्थिति को रोकना था। ट्रैविस, अभी पत्थर इकट्ठा करो। अगर वे पास आए तो उन्हें फेंको और हमारे चारों ओर चक्कर लगाओ। डरो मत, सिर्फ 1 या 2 कॉकट्राइज ही तुम्हारे पीछे आएंगे। मैंने तुरंत अपने साथियों को आदेश दिया। एक जहाज को कप्तान की जरूरत होती है और एक टीम को नेता की। एशिल्ड, अपने मंत्रों का प्रयोग करो। हालांकि तुम कॉकट्राइज के जितना करीब पहुंचोगे, उनकी कमजोरियों पर निशाना साधना उतना ही आसान होगा। ट्रैविस के विपरीत, उनकी संख्या कम करने पर ध्यान केंद्रित करो। आपातकालीन परिस्थितियों में हमें एकजुट होकर कार्य करने की आवश्यकता है। जैसा कि हमने हीरो अध्ययन के परिचय में सीखा, भले ही सिर गलत आदेश दे, लेकिन हाथों और पैरों को इसे त्रुटिहीन रूप से निष्पादित करना चाहिए। मैक्स, कॉकट्राइज झुंड को रोकने के लिए अपनी ढाल तैयार करो। मुझे डर लग रहा है। अपनी क्षमता से आप कुछ हद तक उनके हमलों का सामना कर सकते हैं। लेकिन अगर तुमने अभी अपनी ढाल नहीं उठाई तो यहां सब मर जाएंगे। मैं हमारी कमजोरियों की भरपाई कर दूंगा। तुम ये कर सकते हो। ये कहकर मैंने अपनी अभ्यास तलवार निकाली और मैक्स के पास खड़ा हो गया। ट्रेविस ने अपनी आंखों में खालीपन लिए हुए एक पत्थर उठाया। लानत है, अगर मुझे वैसे भी मरना ही है तो फिर पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। एशिल ने मंत्रों से भरी एक अंगूठी उसकी उंगली में पहना दी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैक्स ने भी अपनी टावर शील्ड उठाई। मैंने सिएना की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक दिलचस्प भाव था, और फिर मैंने अपना ध्यान पास आ रहे राक्षसों पर केंद्रित कर दिया। ठीक है, साइट का नया संस्करण आ गया है। अगर शुरुआती लोड पर यह नहीं है तो इसे रिफ्रेश करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात है लाइट मोड। ये नेविगेशन बार के बगल में एक सूर्य चिन्ह है। गूगल अनुवाद स्वरूपन को ठीक करना होगा, अद्यतन कल होना चाहिए। वैसे भी ये 3/4 है। चैप्पी का आनंद लें। अध्याय 34, रस्सी पर चलना 3। मेरी रणनीति अच्छी तरह से काम किया। आश्चर्यजनक रूप से कुछ तात्कालिक के लिए अच्छा है कि ट्रेविस के पत्थर फेंकने से 2 कॉकट्राइज आकर्षित हुए और उसके पीछे भागे। ट्रेविस ने विकृत भाव से अपनी पूरी ताकत से दौड़ लगाई। इस बीच एशिल्ड ने अपने जादू से दोनों कॉकट्राइज को कुशलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। बचे हुए केवल 7 नियमित कॉकट्राइज और 1 कॉकट्राइज युद्ध कप्तान थे। सौभाग्य से मैक्स के ताने सफल रहे। मैक्स ने अपनी ढाल से 3 कॉकट्राइज के हमलों को रोक दिया, जबकि एशिल्ड ने शेष 2 का सामना किया। इसलिए अंततः मुझे नेता कॉकट्राइज युद्ध कप्तान से आमने सामने भिड़ना पड़ा। मैं जीत सकता हूँ। मैं आश्वस्त था, मैं एक लड़ाई में जीत सकता हूँ। यद्यपि कॉकट्राइज बैटल कैप्टन एक नामांकित राक्षस है, फिर भी यह वास्तविक राक्षस से कमजोर है, क्योंकि इसे जादू से बनाया गया था।
इसके अलावा मैं सभी प्रकार के नामित राक्षसों के लिए सही रणनीति जानता हूँ। चलो देखते हैं। कॉकट्राइस युद्ध कप्तान मुझसे एक निश्चित दूरी बनाए हुए था, मानो मेरा अध्ययन कर रहा हो। इस संबंध में ये वास्तव में एक नामांकित राक्षस जैसा था। हालांकि इसकी युद्ध शक्ति एक सामान्य कॉकट्राइस से बहुत अधिक नहीं थी। चूंकि यह एक जादुई राक्षस है, इसलिए इसकी वास्तविक युद्ध शक्ति एक विशालकाय कॉकट्राइस के बराबर हो सकती है। युद्ध कप्तान का शरीर कठोर पंखों से ढका हुआ था, लेकिन मैं अपनी अभ्यास तलवार से उन्हें आसानी से भेद सकता था। मुझे लगता है कि यह सौभाग्य की बात है। यदि वह एक महान राजा बीटल होता, जिसकी त्वचा तलवार के लिए लगभग अभेद्य थी, तो सिएना की सहायता के बिना मुझे कोई मौका नहीं मिलता। जब मैं युद्ध कप्तान के सामने खड़ा था और यह सब सोच रहा था, तो मैंने अपने पीछे से सिएना की आवाज सुनी। क्या आपको मदद की जरूरत है? मैंने युद्ध कप्तान से अपनी नजरें हटाए बिना जवाब दिया। नहीं, उस विकृत व्यक्ति के साथ संबंध न रखना ही बेहतर है। जब तक मैं मृत्यु के कगार पर नहीं पहुंच जाता, मैं युद्ध कप्तान को हरा सकता हूं। हे, मैं समझ गया। जैसे ही सिएना संतुष्ट होकर मुस्कुराए कि कोकाट्राइस युद्ध कप्तान ने चीख मारी और मुझ पर टूट पड़ा। इसकी गति सामान्य कॉकट्राइस की तुलना में बहुत अधिक थी। हालांकि मेरी पर्यवेक्षक की आंख पीएल और आयरीन जैसे विशेषज्ञों के तेज हमलों को भी भांप सकती थी। किसी राक्षस के साधारण हमले को आसानी से पहचाना जा सकता था। इसके कदमों और चोंच की दिशा को देखकर लगता है युद्ध कप्तान मुझे निशाना नहीं बना रहा था। इसका लक्ष्य सिएना था, जो मेरे पीछे थी। उस चालाक योगिनी ने अवश्य कुछ किया होगा। अन्यथा युद्ध कप्तान के लिए, जो अब तक मुझसे भिड़ रहा था, अचानक उस पर हमला करने का कोई कारण नहीं था। ये संभवतः आत्मा का जादू था। आग या पानी नहीं, बल्कि शायद हवा। फिर भी क्रोधित राक्षस ने अपनी कमजोरी उजागर कर दी। यह एक स्पष्ट अवसर था। स्विश! मैंने तुरंत अपने अभ्यास तलवार से राक्षस के दोनों पैर काट डाले। बेशक, चूंकि यह एक अभ्यास हथियार था, इसलिए मैं उस प्राणी के पैरों को साफ तौर पर नहीं काट सका, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं दोनों पैरों को तोड़ने में सफल रहा। सबूत के तौर पर युद्ध कप्तान ने एक दयनीय चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। मैं तलवार खींचकर उस प्राणी के पास गया। युद्ध कप्तान ने मेरी ओर देखा और दुखी होकर रोने लगा। मरना? बेशक, मेरा दया दिखाने का कोई इरादा नहीं था। मुझे इस चीज को जल्दी से मारना था और अपने साथियों की मदद करनी थी। मैंने तलवार को जोर से पकड़ लिया और उसका गला काट दिया। उसकी गर्दन लगभग 1/3 कटी हुई थी। स्विश स्विश! मैंने अपनी तलवार एक ही स्थान पर कई बार घुमाई और शीघ्र ही युद्ध कप्तान का सिर धड़ से अलग हो गया। उद्धरण चिन्ह। वहां फव्वारे की तरह बहते खून का कोई भयावह दृश्य नहीं था। युद्ध कप्तान की सिरविहीन लाश ऐसे गायब हो गई मानो वह कभी अस्तित्व में ही ना हो कि। इसके बाद साधारण कॉकट्राइस पागल हो गए। वे चीखने लगे और अपने पंख और चोंचे बेतहाशा फड़फड़ाने लगे। मैं तुरंत अपने साथियों के पास लौट आया। मैक्स, क्या तुम थोड़ी देर और रुक सकते हो? ओह हाँ, नीले रंग की मैना शील्ड से घिरे मैक्स ने उत्तर दिया। कोकाट्राइस लगातार ढाल पर प्रहार कर रहे थे। मन के घनत्व को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि उसके पास अभी भी कुछ जगह बची हुई है। उनकी रक्षात्मक क्षमताएं सचमुच सर्वोच्च स्तर की थीं। बस थोड़ी देर और रुको, मैं अभी आता हूं। उसी समय मैंने ट्रेविस के साथ टैग खेल रहे 2 कॉकट्राइस पर हमला किया। चीख! मैंने उनसे शीघ्रता से निपटा। घात लगाए बैठे कॉकट्राइस भी युद्ध कप्तान की तरह बिना किसी निशान के गायब हो गए। यदि कोई नामांकित कॉकट्राइस न हो तो नियमित कॉकट्राइस से निपटना आसान था। मैंने ट्रेविस से बात की। ट्रेविस, एशिल्ड का साथ दो। मैं मैक्स पर हमला करने वालों से निपट लूंगा। समझ गया। ट्रेविस, जो पत्थर फेंक रहा था, अब अपना छोटा भाला निकाला और एशिल्ड के साथ शामिल हो गया। अरे, मुझे लगा कि मैं मर जाऊंगा। जादू समाप्त हो जाने के बाद एशिल्ड अपनी खंजर निकाले हुए एक कॉकट्राइस का सामना कर रहा था। ठीक है, उनका ध्यान रखा जाएगा। मैं उस कॉकट्राइस के पास गया जो लगातार मैक्स के टावर शील्ड पर वार कर रहा था। मैं पहले से ही काफी थक चुका था। हालांकि इस अवस्था में भी, जब तक कोई नामांकित राक्षस नहीं थे, मैं साधारण कॉकट्राइस को संभाल सकता था। इस विचार को मन में रखते हुए मैं कॉकट्राइस के पास गया किया। उनकी गतिविधियां अस्थायी रूप से रुक गईं। नहीं, ऐसा नहीं है कि वे रुक गए। वे पकड़े गए। कोकाट्राइस गतिहीन हो गए थे, केवल चीखने में सक्षम थे। क्या ये सिएना की आत्माएं हैं? ये सिर्फ एक अनुमान था। जादू के विपरीत, जिन लोगों में आत्मा से कोई लगाव नहीं होता, वे आत्माओं को देख या महसूस नहीं कर सकते।
बेशक मेरा उनसे कोई लगाव नहीं है, इसलिए मैं उन्हें महसूस नहीं कर सकता। मैंने मन ही मन आह भरी और अपने हथियार के नुकीले सिरे को बार बार कॉकट्रेस की गर्दन में घोंप दिया। मैंने उनमें से हर एक को लगभग 5 बार चाकू मारा होगा। युद्ध कप्तान की तरह वे ऐसे गायब हो गए मानो उनका कभी अस्तित्व ही न हो। मैं सिएना पर एक नज़र डालते हुए एशिल्ड और ट्रैविस की ओर बढ़ा। उसने बस मेरी तरफ एक चंचल मुस्कान बिखेरी। सच में, ये तो बहुत अवास्तविक लग रहा है, मानो वो अकेली पिकनिक पर हो। मैंने तुरंत नजरें हटा ली और एशिल्ड और ट्रैविस के साथ शामिल हो गया। हालांकि जैसे ही मैं कॉकट्रेस के पास पहुंचा कीक पहले की तरह कॉकट्रेस रुक गए। क्या बकवास है, वे अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? खैर चलो उन्हें जल्दी से मार डालें। एशिल्ड और ट्रैविस ने अपने सिर झुकाए, भ्रमित हुए और कॉकट्रेस को मार डाला। इसके साथ ही वहां कोई भी कॉकट्रेस शेष नहीं बचा। हम जीत गए थे। वाह, हम बच गए। सच में ऐसा लगता है जैसे मैं 10 साल बूढ़ा हो गया हूं। उह। एशिल्ड, ट्रैविस और मैक्स ने एक दूसरे को गले लगाकर अपनी जीत का जश्न मनाया। अजीब, मैंने डूबती हुई भावना के साथ अपनी कलाई घड़ी की ओर देखा। कॉकट्राइस के झुंड से सामना हुए 8 मिनट बीत चुके थे। जिन प्रशिक्षकों को 5 मिनट के भीतर पहुंचना चाहिए था, वे अभी तक नहीं आए हैं। निहितार्थ स्पष्ट था, अन्य टीमें भी खतरे में थीं। ये बिल्कुल मूल जैसा ही है। मैंने अपनी टीम के सदस्यों को संबोधित किया, सिएना को छोड़कर, जो अभी भी खुश थे। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस बात की पूरी संभावना है कि दूसरी टीमें भी मुश्किल में हों। मैं समझता हूं कि आप जश्न मनाना चाहते हैं, लेकिन हमें अभी इसे एक तरफ रखना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने सहपाठियों की मदद करें। लेकिन अन्य टीमों ने अपने आपातकालीन संचार क्रिस्टल तोड़ दिए होंगे। क्या प्रशिक्षक उनकी मदद नहीं करेंगे? चूंकि अभी तक कोई प्रशिक्षक हमारी मदद के लिए नहीं आया है, इसलिए यह मान लेना उचित है कि अन्य टीमें भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना कर रही होंगी। मैक्स, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं। आपने अभी अभी लड़ाई खत्म की है और थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं। लेकिन नायकों के रूप में हमें डटे रहना होगा, और इसलिए मैंने अपने साथियों का हौसला बढ़ाया। बेशक मेरे लिए भी यह आसान नहीं था, हालांकि वहां किसी को हमारी मदद की सख्त जरूरत है। प्रारंभ में मूल परिदृश्य में एक ग्रेट किंग बीटल दिखाई देना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय हमें कॉकट्रेस के झुंड का सामना करना पड़ा। इस दुनिया के लोग मेरे द्वारा उत्पन्न अनगिनत तितली प्रभावों के कारण एक परिवर्तित भविष्य का अनुभव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझ पर कुछ जिम्मेदारी है, और अभी हम मदद करने की स्थिति में हैं। मैं निश्चित रूप से कुछ प्रतिष्ठा अंक अर्जित करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाऊंगा। मैंने उस स्वार्थी विचार को निगल लिया। इसे दिखाने का कोई मतलब नहीं है। एशिल्ड, मैक्स और ट्रैविस ने जल्दी से खुद को तैयार किया। इस बीच मैंने सिएना का अवलोकन किया। वह अभी भी मेरी ओर मंद मुस्कान के साथ देख रही थी। किसी कारणवश इससे मुझे ठंड लग गई। अरे, मुझे सचमुच उसके साथ शामिल नहीं होना चाहिए। हालांकि मेरी जिम्मेदारी की भावना जीत गई। क्या आप हमारे लिए कोई दूसरी टीम ढूंढ सकते हैं? हे, बिल्कुल, मैं तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रहा था। सिएना मधुर मुस्कान के साथ बोली। एक क्षण रुको, थियो। उसने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर बोली। इस दिशा में एक और टीम है, लगभग 1 किलोमीटर दूर। एक मानव महिला धनुष का उपयोग कर रही है। वह आयशा ही होगी। चूंकि हम एक ही कालकोठरी में प्रवेश कर चुके थे, इसलिए मुझे इस बात का पूरा यकीन था। धन्यवाद। मैंने दुखी तिकड़ी से बात की। ऐसा लगता है कि हम तैयार हैं, चलिए शुरू करते हैं। 4/4 अगले बोनस चैप्टर का आनंद लें। अध्याय 35 रस्सी पर चलना 4। हमने जल्दी ही आयशा की टीम का पता लगा लिया। जैसा कि सिएना ने कहा था, वे ठीक उसी स्थान पर थे। दूर से देखने पर भी उनकी हालत अच्छी नहीं लग रही थी। आह, सचमुच, काश हमारे पास ये अभ्यास हथियार न होते। आयशा की आवाज, जो हताशा से भरी थी, हम तक पहुंची। जल्दी करो, मैंने अपने साथियों से आग्रह किया। समझ गया, थियो। क्या यह आयशा की आवाज नहीं है? चलो, गति बढ़ाओ। मैक्स, ट्रैविस और एशिल्ड दुखी तिकड़ी ने अपने कदम तेज कर दिए। हे टिल्डा। हालांकि सिएना आराम से टहलने का आनंद लेती रही। देवता सचमुच क्रूर हो सकते हैं। ये तथ्य कि उन्होंने उसके जैसे विकृत व्यक्ति को आत्मा जादू जैसी अनोखी क्षमता प्रदान की, अनुचित प्रतीत हुआ। कम से कम ये राहत की बात थी कि वह हमारे पक्ष में थी। महान वन की 150 वर्षीय लकड़ी एल्फ राजकुमारी सिएना पहले से ही एक पूर्ण विशेषज्ञ थी, अन्य छात्रों के विपरीत जो अभी भी अनुभवहीन थे।
हालांकि वह अपनी शक्ति का प्रयोग तभी करती थी जब वह उसके अनुकूल होती थी। खैर, अगर उसके जैसा कोई व्यक्ति बिना किसी सीमा के बेलगाम होकर दौड़ेगा तो इससे संतुलन बिगड़ जाएगा। मैं सोचते हुए दौड़ रहा था। जल्द ही हमारी टीम युद्ध क्षेत्र के बाहरी इलाके में पहुंच गई। उफ, जैसी कि उम्मीद थी, स्थिति अच्छी नहीं लग रही है। एशिल ने अपनी जीभ चटकाए अपनी उंगली पर जादू तैयार किया। 6 नियमित कॉकट्रैस बचे रहे। युद्ध कप्तान अभी भी जीवित था। वे इतने लंबे समय तक कैसे टिके रहे? आयशा की टीम संभवतः 10 मिनट से अधिक समय से कॉकट्रैस के झुंड से लड़ रही थी। ये तथ्य कि वे नष्ट नहीं हुए थे प्रभावशाली था। अरे, प्रशिक्षक कब आएंगे? वहां बाईं तरफ। सावधान आयशा, एक निकल गया। उफ, शुक्रिया। सच में कुछ भूसे खा लो क्या तुम? आयशा की टीम ने हमारी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया और गंभीर भावों के साथ कॉकट्रैस से लड़ना जारी रखा। आयशा की दृष्टि अद्भुत थी क्योंकि उसकी दृष्टि तीव्र थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह इतनी व्यस्त थी कि उसने हमें नोटिस ही नहीं किया। कॉकट्राइस टीम की शीर्ष खिलाड़ी आयशा को निशाना बना रहे हैं। युद्ध कप्तान की उपस्थिति में उनकी बुद्धिमत्ता अधिक होती है। एशिल्ड, मुझे पता है थियो, कहने की कोई जरूरत नहीं है। एशिल्ड ने अपनी उंगलियों से एक जादू चलाया। हालांकि इसमें मन की मात्रा उस समय से कम थी जब हम पहली बार कालकोठरी में प्रवेश कर रहे थे। चीख। आसपास के कॉकट्रैस के लिए यह अब भी एक बड़ा खतरा था। पैरों में चोट लगने से दोनों दर्द से चीखने लगे। चूंकि वे आयशा की टीम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, इसलिए उनके पास हमले से बचने का कोई मौका नहीं था। एशिल्ड, यह एशिल्ड है। क्या वह यहाँ है? अतिरिक्त सैनिक आ गए हैं। हम बच गए। आयशा की टीम के चेहरों पर रंग लौट आया। मैंने तुरंत अपने साथियों को आदेश जारी किए। मैक्स, आयशा के करीब रहो। समझा? मैक्स ने आगे बढ़ते हुए पहले की अपनी कमजोर प्रतिक्रिया के बावजूद आश्चर्यजनक जोश के साथ आयशा के सामने अपनी ढाल को उठाया। ओह, क्या आप मैक्स हैं? नमस्ते आयशा, मेरे पीछे छिप जाओ। ठीक है। आयशा ने जल्दी से मैक्स के बड़े शरीर के पीछे छिपकर कॉकट्राइस पर तीर चलाए। इस दर पर वे नियमित कॉकट्राइस को संभालने में सक्षम होंगे। मुख्य बात युद्ध कप्तान की थी। राक्षसों के समूह का सामना करते समय पहले नेता को खत्म करना एक बुनियादी रणनीति थी। आयशा अभी भी नौसिखिया है, ये समझ में आता है। यहां तक कि होशियार आयशा को भी इस समय छापे का कोई अनुभव नहीं है। ट्रैविस, चलो हम सब मिलकर कॉकट्रैस युद्ध कप्तान का मुकाबला करते हैं। हाँ, ट्रैविस के कदमों से झिझक गायब हो गई। हम दोनों युद्ध कप्तान की ओर दौड़े, जो समूह से थोड़ा अलग खड़ा था। हम इसे एक ही बार में गिरा देंगे। ये ठीक वैसा ही था जैसा मैंने पहले सामना किया था। हालांकि अब अंतर ये था कि मेरे साथ ट्रैविस था। थियो की तरह ट्रैविस भी निम्न श्रेणी का छात्र था, लेकिन वह कुछ न होने से तो बेहतर ही था। नायक विभाग के छात्र के रूप में उसके आंकड़े आयरीन के समान थे, जो शूरवीर विभाग में शीर्ष छात्रा थी। जैसे ही हम कॉकट्रैस युद्ध कप्तान के पास पहुंचे, हमने एक अवसर की तलाश की। पहले की तरह युद्ध कप्तान डर के मारे चीखा और सिएना की ओर बढ़ा। ये वास्तव में किस प्रकार का शौक है? क्या वह एक बंदी राजकुमारी की नकल करना चाहती है? विकृत लोगों के शौक को समझना कठिन है। खैर, एक स्पष्ट रास्ता है। ट्रैविस, इसके बाएं पंख पर निशाना लगाओ। ठीक है। ट्रैविस तुरंत युद्ध कप्तान के बाईं ओर कूद पड़ा। युद्ध कप्तान ने अपनी नजरें बाईं ओर घुमा ली। मैंने अपना ऊपरी शरीर नीचे किया और दाईं ओर से आगे बढ़ा। स्विश! मैंने उसकी टांग काट दी। ये तकनीक मैंने आयरीन से सीखी थी और अनगिनत बार अभ्यास किया है। युद्ध कप्तान लड़खड़ा गया और चीख उठा। वह गिरा नहीं, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसका मतलब था कि अंत निकट था। ट्रैविस, इसके बाईं ओर ध्यान केंद्रित करो। समझ गया। ट्रैविस के विपरीत मैंने इसके दाहिने हिस्से पर ध्यान केंद्रित किया। जल्द ही मृत युद्ध कप्तान ऐसे गायब हो गया जैसे कि वह कभी अस्तित्व में ही न हो। वाह, हम जीत गए। ट्रैविस मुझे गले लगाने से पहले एक बच्चे की तरह उछलने लगा। मुझे ऐसी परिस्थितियों में भी अन्य पुरुषों को गले लगाना पसंद नहीं है। हालांकि मैंने ट्रैविस को अपना पल बिताने का मौका दिया। जब मैं उनसे गले मिल रहा था तो मैंने थकी हुई आंखों से उस जगह को देखा। किसी समय सभी कॉकट्रैस गायब हो गए थे। ये राहत की बात है। केवल हमारी टीम और आयशा की टीम ही इस कालकोठरी में प्रवेश कर पाई थी। कुल 2 टीमें। किसी तरह मैंने अपनी शक्ति के अनुसार सब कुछ किया। मैं निके या पील की तरह कोई सुपरह्यूमन नहीं हूं। अब यह मेरी क्षमता से बाहर है। जब मैं इस पर विचार कर रहा था और अपने आसपास के वातावरण का जायजा ले रहा था, मेरी नज़र सिएना से मिली, जो मुझे उत्सुकता भरे भाव से देख रही थी।
हम अक्सर नजरें मिलाते हैं। जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूं तो हमारी नजरें एक दूसरे से कैसे मिल जाती हैं। नहीं, ऐसा लग रहा था जैसे सिएना मुझे लगातार देख रही थी। हाँ, मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लगता है कि मैंने उसका ध्यान आकर्षित कर लिया है। सिएना धूर्तता से मुस्कुरा रही है, जैसे कोई बच्चा नया खिलौना खोज ले। मैंने तुरंत अपनी नजरें उससे हटा ली और ट्रैविस को अपने शरीर से अलग करने का प्रयास किया। थियो, क्या आपकी टीम को भी कॉकट्रेस के झुंड का सामना करना पड़ा? आयशा मेरे पास आए और बातचीत शुरू की। हाँ, मैं समझ गया। खैर, ये राहत की बात है कि हम सब जीवित हैं। और हमारी मदद के लिए आने के लिए धन्यवाद। हाँ, क्या अधिक मधुर शब्दों का प्रयोग करने से कोई नुकसान होगा? मैं सहायता के लिए आभारी हूँ, लेकिन फिर भी पिछली बार आपने मुझसे कहा था कि इसे छोटा रखूं। ओह, ठीक है, वह तो तब की बात थी टिल्ड। क्या एक आदमी का कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता? ठीक है, मैं समझ गया। डॉट उद्धरण चिन्ह। आयशा ने मुझे चिढ़ी हुई नजरों से देखा। वह मुझसे क्या करवाना चाहती है? ट्रैविस, चलो चलें। ठीक है। मैं ट्रैविस के साथ वहां एकत्र हुए अन्य छात्रों की ओर चला गया। ओह, सचमुच? थियो, क्या तुम ये जानबूझकर कर रहे हो? चलो साथ चलते हैं। आयशा हमारे पीछे पीछे ऐसे चल रही थी जैसे बत्तख का बच्चा अपनी माँ के पीछे पीछे चल रहा हो। छात्रों के समूह के पास पहुंचकर मैंने घटनास्थल का जायजा लिया और कहा, ऐसा लगता है कि कोई हताहत नहीं हुआ है। एशिल्ड बोला, तो अब हम क्या करें, थियो? हमारे प्रशिक्षक कहीं नहीं मिल रहे हैं। अन्य छात्र मेरे उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे और मेरी ओर देख रहे थे। मैंने तुरंत स्थिति का आकलन किया। कुल 10 लोग घायल हुए हैं, लेकिन शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि आगे बढ़ना मुश्किल होगा। हालांकि हमारी टीम अच्छी हालत में थी, लेकिन आयशा की टीम में 3 छात्र गंभीर रूप से घायल थे। बेशक वहां कोई भी छात्र उपचारात्मक गुणों या क्षमताओं वाला नहीं था। सबसे पहले हमें घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना होगा। इंतजार करना सबसे अच्छा विकल्प था। मूल कहानी में घटना घटित होने के 30 मिनट बाद प्रशिक्षकों ने निके को ढूंढ लिया। भविष्य बहुत बदल गया है, लेकिन उन्हें 1 घंटे के भीतर आ जाना चाहिए। इस समय इस जादुई कालकोठरी में हम केवल 10 लोग हैं। घायलों की देखभाल करने के बाद हम उस पहाड़ी पर प्रशिक्षकों की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, तो फिर चलो थियो, जैसा करते हैं। नहीं, हमारे अस्थायी नेता कहते हैं। एशिल्ड के जवाब पर अन्य छात्रों ने सहमति में सिर हिलाया। सिर हिलाने के बजाय सिएना अभी भी मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। लगभग 15 मिनट बाद प्रशिक्षक आ गए। ऐसा लग रहा था कि वे जल्दबाजी में थे, क्योंकि वे छात्रों के सामने भी अपनी हौंफती हुई सांसें नहीं छिपा सके। तो आप कह रहे हैं कि एक झुंड में कॉकट्रेजिया प्रकट हुई और आप सभी ने उनकी देखभाल की? हाँ, अधिक सटीक रूप से कहें तो हमारी टीम ने अपने झुंड को संभाला, फिर दूसरी टीम की सहायता के लिए आगे बढ़ी। एशिल्ड, जो लगभग मर चुका था, विनम्रता से बात नहीं कर पा रहा था। एशिल्ड, क्या आप ही नेतृत्व कर रहे थे? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वहां थियो हमारा अस्थायी नेता था। अच्छा, ऐसा है। प्रशिक्षकों ने मेरी ओर देखा, सिर हिलाया और बोलना जारी रखा। चलो कालकोठरी के बाहर विस्तार से चर्चा करते हैं। घायल छात्रों, चलो हम तुम्हें उठाकर ले चलते हैं। प्रशिक्षकों ने झुककर घायल छात्रों की ओर पीठ कर ली। एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उन्होंने मदद स्वीकार कर ली। उफ, बस एक पल के लिए इसे सहन करो। चिकित्सक बाहर इंतजार कर रहे हैं। चलो तुरंत चलते हैं। हम प्रशिक्षकों के पीछे पीछे कालकोठरी से बाहर निकल आए। बाहर स्थिति काफी अराजक थी। कितनी गड़बड़ है। बोनस 1/6। एक अनाम सब्सक्राइबर और शॉर्टेस्ट लाइक एम लॉडिक मेरे दिमाग में का शुक्रिया। चैप्पी का आनंद लें।